पूरा इंटरनेशनल रिलेशन, पूरा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। परफेक्शन आईएएस का मैगजीन में क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला चैप्टर नेशनल करंट अफेयर्स पूरा डिस्कस कर चुके एक वीडियो में। बिहार करंट अफेयर्स सेकेंड वीडियो में। थर्ड वीडियो में हमने बिहार इकोनॉमी सर्वे और बिहार बजट डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो इसमें टॉपिक बना हुआ है कि इंटरनेशनल रिलेशन, फिर इवेंट, ऐसे कर करके टॉपिक है, तो सारा एक ही वीडियो में हम करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप के बारे में। सबसे पहले याद रखना कि भूटान का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ना, वो मोदी जी को मिला। क्या नाम है उसका? ऑर्डर ऑफ द ड्रंक ग्यालपो। मोदी जी पहले फॉरेन लीडर है जिनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला। उसके अलावा दो रेल लिंक को भारत और भूटान से जोड़ा गया है। एक का नाम है कोकराझार गेलेफू और उसके बाद बानरहट समस्ते। ये दो रेलवे लिंक है जो भारत को जोड़ता है भूटान से। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसका क्या नाम है? पुनात सांगछू। ये जो हाइड्रो सेकेंड इसका फेज है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसको कमीशन किया गया है। तो दो, एक प्रोजेक्ट के बारे में याद रखना है और एक याद रखना है दो रेल लिंक प्रोजेक्ट भारत और भूटान को जोड़ता है। एक है कोकराझार गेलेफू और एक है बानरहट समस्ते और एक है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पुनात सांगछू। भूटान में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है और वहाँ प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं शेरिंग तोब्गे। ये किस पार्टी के? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और तोब्गे ये सेकेंड बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उसके अलावा एक न्यूज भूटान से रिलेटेड है कि भूटान और चाइना के बीच बॉर्डर के बीच टॉक्स हुआ, ठीक है ना। इन्होंने एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन की, ये बात याद रखना। एक डोकलाम है जिस पे आपको पता है बहुत विवाद हुआ था। डोकलाम, जिसको देखो ये एरिया एक्चुअली भूटान का है बट ये हमारे एरिया के काफ़ी पास है। बट इस डोकलाम को चाइना क्लेम करता है। ये चुम्बी वैली, नॉर्थ में चुम्बी वैली है इसके, और जो इसके वेस्ट साइड में क्या है? सिक्किम। इसके वेस्ट मान लो अगर यहाँ पे डोकलाम, तो इसके नॉर्थ में आपको मिलेगी चुम्बी वैली, इसके वेस्टर्न साइड में सिक्किम मिलेगा और ईस्टर्न साइड में भूटान। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो हमारा है उससे काफ़ी करीब है, इसलिए हमें प्रॉब्लम हुआ था कि चाइना को हम इतना करीब नहीं आने देना चाहते थे। तो क्या क्या याद रखना है? डोकलाम लोकेशन चुम्बी वैली वहाँ पे सिक्किम के ईस्टर्न साइड में है डोकलाम। इंडिया और ओमान का रिलेशनशिप जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो ओमान के सुल्तान हैं, सुल्तान हैथाम बिन तारिक, ये इंडिया में आए थे स्टेट विजिट को लेके। बहुत बारी बायलेटरल कोऑपरेशन पे बात हुई, ये पॉइंट सब नहीं रखा जाता है। उसके अलावा ये पॉइंट याद रखना है कि ओमान इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड, दोनों साइड ने अनाउंस किया है थर्ड ट्रांचे ऑफ ओमान इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड। ये लगभग $300 मिलियन का है यूएसडी। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों कंट्री ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हिंदी चेयर, देखो एक इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन है, भारत के कल्चर को फैलाना है। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, उसका चेयर, हिंदी चेयर कहाँ पे बैठाने की बात की जा रही है? ओमान में। ओमान ने भारत का जो यूपीआई और भारत के रुपए जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है उसको अपना लिया, उसको यूज कर रहा है। क्लियर? यूपीआई और रुपए दोनों कार्ड। उसके बाद इंडिया और ब्राज़ील के बीच याद रखना है कि 2+2 डायलॉग किया है। तो 2+2 डायलॉग किस किस के साथ हो चुका है? एक तो क्वाड कंट्री के सारे देश के साथ हुआ है। क्वाड में कौन है? यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इनके साथ हो चुका है। उसके अलावा यूके के साथ भी हो चुका है, रसिया और ब्राज़ील के साथ, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ब्रिक्स में भी कई किसके? ब्राज़ील के साथ हो गया, रसिया के साथ हो गया, चाइना साउथ अफ्रीका के साथ नहीं हुआ है। क्लियर? सिंगापुर से कई न्यूज है। एक याद रखिए, इस बुक में की एक खासियत है कि एक देश से न्यूज जो भी आया है ना, सबको इकट्ठा कर दिया है। तो जो मंथली आता है और इसमें यही फ़ायदा है कि इसमें पूरे मंथ का एक कंट्री से रिलेटेड वो सारा एक ही जगह मिल जाएगा। उसमें वैसे ढूंढना पड़ता है, एक जगह लिखना पड़ता है। दोनों कंट्री ने एक एमओयू साइन किया है, किस पे? लॉ एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करना है, जिससे दोनों देश के बीच कोऑपरेशन हो।
लॉ एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से रिलेटेड दोनों देशों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की कि दोनों का जो कॉमन इंटरेस्ट वाला एरिया है लाइक इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इस पे दोनों की सहमति बने। उसके अलावा इंडिया और सिंगापुर का मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम है सिम्बेक्स, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ये इस बारी कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ। उसके बाद जो पिछला एडिशन ऑब्वियसली अल्टरनेट ईयर पे होता रहता है। उसके बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आता है? सिंगापुर से, उसके बाद मॉरिशस से, फिर यूएसए से, फिर नीदरलैंड से, फिर जापान। सबसे ज़्यादा सिंगापुर, फिर याद रखना मॉरिशस, उसके बाद यूएसए। देखो ऑब्वियसली क्योंकि भारत में एफडीआई बहुत डिफ हुआ इस साल, तो सब देश सब हर जगह से डिफ हुआ है, मतलब हर देश से जहाँ जहाँ से आते थे वहाँ से डिफ हुआ है। बट इन्वेस्टमेंट में अभी भी टॉप पे, रैंकिंग के हिसाब से टॉप सिंगापुर ही है। नेक्स्ट क्या है? भारत और नेपाल के बीच रिलेशनशिप है। आपको पता है कुछ समय पहले, कुछ साल के बाद पहले का बात है कि नेपाल ने अपने बॉर्डर में भारत के 3 एरिया को अपने बॉर्डर में दिखा दिया। तो वो जगह कौन कौन सा है? काला पानी, लिम्पीधुरिया और लिपुलेख। कौन कौन है? काला पानी, लिम्पीधुरिया और लिपुलेख। अब यहाँ पे काला पानी के आसपास एक जगह है गुंजी, वहाँ पे मोदी जी विजिट किए थे, उत्तराखंड का। इससे नेपाल खफा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये एरिया उसका है, भारत का है, बट नेपाल क्लेम करता है। वो उस समय जो ओली का सरकार था ना, उस समय वो चाइना के काफ़ी क्लोज आ गया था। उस समय की बात है, उस समय ही ये अपनाया था उसने, उस समय ही चेंज किया था। टिकटॉक को बैन करने वाला है नेपाल भी ऑब्वियसली। नेपाल में नए पीएम बने हैं खरगा प्रसाद शर्मा ओली, ये नेपाल के पीएम बने हैं। ये चौथी बार बने हैं और पुष्प कमाल दहल को इन्होंने रिप्लेस किया। उसके बाद भारत और नेपाल के बीच एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है सूर्य किरण एक्सरसाइज। ये पिथौरागढ़ में इस बार हुआ, उत्तराखंड में, और इसका पहला एडिशन 2011 में हुआ था। एक एक देखो महाविहार, एक श्री ज्येष्ठ वर्ण महाविहार ललितपुर में है। तो यहाँ पे भारत के एम्बेसडर और नेपाल के जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको इनाग्रेट किया, नेपाल में है। इंडिया और मॉरिशस से रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस करते हैं। मॉरिशस की बात करें, मालदीव्स की नहीं। सबसे पहले इंडिया, देखो सेकंड नंबर पे एफडीआई मॉरिशस से ही आता है। तो एक तो अमेंडमेंट किया है, इंडिया मॉरिशस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में कुछ अमेंडमेंट किया गया है। उसके बाद क्या किया गया, तो इसका देख लेते हैं। अमेंडमेंट में क्या हुआ? प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट है, पीपीटी, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। ये क्या बताता है? इसका मेन मकसद क्या है कि टैक्स अवॉइडेंस को रोकना है, कि टैक्स कोई अवॉइड ना करे इलीगल तरीके से अपना के। बाय इंश्योरिंग दैट ट्रीटी बेनिफिट्स आर ग्रांटेड ओनली फॉर ट्रांजेक्शन विथ ए जेन्युइन पर्सन। मतलब जो ट्रीटी का बेनिफिट्स उनको ही मिले, उनको ही ग्रांट हो जो ट्रांजेक्शन कर रहे जेन्युइन पर्पस के लिए। उसके अलावा जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, वो मॉरिशस गए थे। वहाँ पे भारत का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र को इनाग्रेट किया है। आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला जन औषधि केंद्र देश के बाहर, ये कहाँ पे? मॉरिशस में। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया अटैच टू मॉरिशस एज इम्पोर्टेंट। इंडिया का जो विजन है सागर, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, सी में जो सिक्योरिटी होता है ना उससे रिलेटेड है। उसके अलावा 100 इलेक्ट्रिक बस हमने मॉरिशस को दिया है और हम मॉरिशस के सैटेलाइट को भी लॉन्च करने में उसकी मदद करेंगे। उसके अलावा उसके बाद मॉरिशस और भारत के पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और मॉरिशस के जो पीएम हैं प्रविंद जगन्नाथ, इन दोनों ने एक ज्वाइंटली इनाग्रेट किया कि बहुत सारे हमें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाने हैं। मॉरिशस का एक आइलैंड है आगालेग आइलैंड, ठीक है ना, ये मॉरिशस का है। ये साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में मिलेगा। ये तो मैंने बता दिया कि ये पहला कंट्री बना है। इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशन है अब फिर ठीक हो रहा है, बट बीच में बहुत ख़राब हो गया था। देखो पहले क्या होता, मालदीव्स के गवर्नमेंट ने 3 अपने डिप्टी मिनिस्टर को क्या कर दिया था, सस्पेंड किया था। क्यों? क्योंकि वो तीनों ने डेरोगेटरी रिमार्क दिया था मोदी जी के बारे में जब वो लक्षद्वीप गए थे। उसके बाद मोहम्मद बीजू शुरुआत में जब जीते तो इंडिया आउट कैंपेन बहुत चला रहा था और इंडिया के फोर्स को विड्रॉ करने की बात की थी। उसके बाद वो आ भी गए हैं लोग सब जो भी वहाँ थे।
उसके बाद मौजूद या देखो, जनरली अभी तक होता आ रहा था कि मालदीव्स के जो पहले प्रेसिडेंट होते थे ना वो भारत में आते थे, बट ये पहले कहाँ पे गए, टर्की गए। उसके अलावा इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। उसके अलावा एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ था एनएस लेवल पे, वहाँ पे भी मालदीव्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके अलावा हाइड्रोग्राफिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट था, ठीक है, उसमें मालदीव्स ने जो रिन्यू करना होता उसको रिन्यू नहीं किया। उसके बाद मालदीव ने एंट्री दे दी चाइनीज स्पाई वेसल जियांग यांग होंग 3 को अपने सोर्स पे, ठीक है। उसके बाद मालदीव ने चाइना के साथ मिलिट्री पैक्ट साइन कर ली, मिलिट्री पैक्ट डील साइन कर ली। मालदीव्स ने चाइना के साथ मिलिट्री पैक्ट किया ताकि सिग्निफिकेंट शिफ्ट कर सके इंडिया से। मालदीव्स ने इजरायली पासपोर्ट जिनके पास था ना उनको अपने देश में आने से बैन कर दिया। उसके साथ एक और चीज़ किया कि एक फंड रेजिंग कैंपेन चलाए, किसके लिए, गाजा के लिए, ठीक है, ताकि वो बोलना चाहते थे मालदीव्स इन सॉलिडारिटी विथ मतलब पैलेस्टाइन के साथ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट कहाँ पे हुआ, कुवैत में हुआ। इससे देख सकते हो कितना ज़्यादा रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहा है दोनों देश, और है भी ज़्यादा अच्छा भी है। इंडिया और साउथ कोरिया के बीच 50वीं एनिवर्सरी हुई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के। उसके अलावा द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है ना, उन्होंने एक बुक रिलीज किया, क्या नाम है उसका, गया बुद्धिज्म अनलैचिंग द गेट ऑन दिस ओकेजन। मतलब इस ओकेजन पे एक किताब लॉन्च किया, किन्होंने लॉन्च किया, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने एक बुक रिलीज किया जिसका टाइटल था गया बुद्धिज्म अनलैचिंग द गेट। साउथ कोरिया ने एक वीज़ा लॉन्च किया, वर्क स्टेशन वीज़ा। ये चाहते, इसका मतलब एक्चुअली होता है कि कोई साउथ कोरिया आना चाहते हैं वर्किंग हॉलीडे के लिए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट जाएंगे, उनको पैसा जनरेट होगा। इसके लिए उन्होंने एक और चीज़ लॉन्च किया, डिजिटल नोमैड वीज़ा, डिजिटल नोमैड वीज़ा। उसके अलावा डॉग के मीट पे इन्होंने बैन लगा दिया है कि इस जो डॉग के मीट का सेल यहाँ पे बैन होगा अब 2027 से। पिंक राइस, देखो वहाँ पे एक चीज़ किया गया है कि पीपल के जो डाइट में ना थोड़ा सा प्रोटीन का मात्रा कम हो गया है, इसलिए प्रोटीन को डाला जाएगा राइस में ही। बट इसमें प्रोटीन कहाँ से आएगा, मीट प्रोटीन आएगा, बट इसके लिए एनिमल को किल करने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी और टेक्नोलॉजी से किया जाएगा, प्रोटीन इनकलकेट किया जाएगा। साउथ कोरिया का फर्टिलिटी रेट तो ऑब्वियसली आपको पता है बहुत कम है, फिर से डिक्लाइन हुआ 8%। साउथ कोरिया का जो फर्टिलिटी रेट है ना वो रिप्लेसमेंट रेट से बहुत 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 कम है। इंडिया और यूके ने भी 2+2 का रिलेशन बनाया। 2 मंत्री यहाँ पे आते हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। इससे क्या हुआ, इंडिया यूके का रोड मैप 2030 टू एलिवेट इंडिया यूके रिलेशनशिप टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यूके के नए पीएम बने ऋषि सोनक को हराने के बाद, सर केर स्टेमर, सर केर स्टेमर, ये लेबर पार्टी के, मतलब सॉरी ये लेबर पार्टी के ही है, मतलब इनको लेबर पार्टी का लीडर चुना गया था 2020 में, अब ये पीएम है इसी पार्टी से। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है IARI, उस उनके साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन रेज किया है और एक्शन भी लेने की बात की गई है अगेंस्ट पाकिस्तान। क्योंकि ऑफिशियली ऑब्जेक्शन, क्योंकि इंडिया का जो हाई इल्ड वेराइटी है पूसा बासमती उसको कल्टीवेट कर रहा है पाकिस्तान इलीगल रूप से। इंडिया वैसे बासमती राइस का लीडिंग एक्सपोर्टर है, बहुत सारी बासमती की वैरायटी उगाई जाती है, पूसा बासमती 1121, उसके बाद PB1509, ये सब। छाबार पोर्ट की बात करते हैं कि इंडिया ने साइन किया है 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट छाबार पोर्ट के ऑपरेशन के लिए। ये गल्फ ऑफ ओमान पे के माउथ पे है और ईरान का पहला डीप वाटर पोर्ट है। उसके बाद इंडिया, देखो इंडिया क्यों चाह रहा था बनाना, क्योंकि इंडिया का अफगानिस्तान से लिंक इससे हो रहा था, ठीक है। इवन इवन छाबार पोर्ट पार्ट है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगा, ठीक है ना। तो इन्होंने एक अलायंस बनाया है, ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, ठीक है ना। तो इंडिया ने एक्चुअली अनाउंस किया है एक नया अलायंस बनाना एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग जो होता है हर साल दावोस में होता है, दावोस में, वहाँ पे। इसका एम क्या है कि ग्लोबल को जो बेस्ट प्रैक्टिस होगा इस एरिया में, वुमेन हेल्थ, वुमेन एजुकेशन, वुमेन एंटरप्राइजेस, इस हेल्थ में जो भी बेस्ट प्रैक्टिस होगा शेयर किया जाए एक दूसरे के बीच। उसके अलावा
द आइडिया इस अलायंस का इमर्ज हुआ था G20 लीडर्स के समय में। और एक और चीज़, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये नेटवर्क पार्टनर है और इन्वेस्ट इंडिया इसका इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है। किसका? इस ये जो ग्लोबल वो बना है ना अलायंस, उसका। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को 1971 में बनाया गया था। एक जर्मन इंजीनियर थे क्लॉस, उनके द्वारा। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। कई और रिपोर्ट निकालती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अगला क्या है? इंडिया यूनाइटेड स्टेट ट्रेड पॉलिसी फोरम है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट का ट्रेड पॉलिसी फोरम, इसका 14वां मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ। ठीक है। उसके बाद और क्या क्या है? इस जो फोरम हुआ उसका आउटकम क्या क्या है? एक ज्वाइंट फैसिलिटेटिव मैकेनिज्म का एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा ताकि जो नॉन टैरिफ बैरियर है ना उसको मिटिगेट किया सके, उसको कम किया जा सके दोनों देश के बीच। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी टोटलाइजेशन एग्रीमेंट पे भी डिस्कशन हुआ, व्हिच विल गिव सोशल सिक्योरिटी टू इंडियन प्रोफेशनल जो यूएस में काम करते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी मिलने की बात कर रही है। उसके बाद जो इंडिया का जो जीएसपी स्टेटस था, जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जो यूएस देता था बहुत सारे देशों को, वो हटा दिया था। तो इंडिया चाहता है कि वो स्टेटस हमें फिर से मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइटम है ना, अगर ये मिल जाएंगे तो इंडिया का सामान सस्ता वहाँ पे बिकेगा, तो इंडिया का सामान ज़्यादा बिकेगा। मिलिट्री एक्सरसाइज एक टाइगर ट्रम्प है। बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज मैंने यूएसए वाला सारा आपको करा ही दिया है। ये काकीनाड में हुआ इंडिया में। उसके अलावा एक वॉर हुआ, मल्टीनेशनल वॉर गेम्स। इंडियन फोर्स ने ज्वाइन किया यूएस के द्वारा, जो मल्टीनेशनल वॉर गेम्स होस्ट किया था उनके द्वारा। इंडिया के एयरफोर्स और इंडिया के नेवी दोनों पहुंचे थे। उसके अलावा एक और चीज़, अलास्का में आपको पता है हवाई में रिम्पैक हुआ था, ठीक है ना, वहाँ पे भी भारत के नेवी पहुंचे थे। अलास्का, द इंडियन एयरफोर्स इज टेकिंग पार्ट इन एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसका नाम था रेड फ्लैग। तो दो एक्सरसाइज है ना, रेड फ्लैग एक्सरसाइज में हमारे एयरफोर्स पहुंचे थे, और जो नेवी वाला एक्सरसाइज था रिम्पैक उसका नाम है, वो हवाई में हुआ था। इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत आपको बताए थे करेंट अफेयर्स में। उसके अलावा इंडिया ऑन प्रायोरिटी, आईपी प्रोटेक्शन के इंडिया को उसके प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है यूएस के द्वारा। रिपोर्ट कौन निकालती है? यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव निकालती है। न्यूयॉर्क ने बैन किया है सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है ना चिल्ड्रन के लिए, उसको बैन कर दिया है। यूएई और इंडिया ने लॉन्च किया है सीईपीए काउंसिल। क्या नाम है फुल फॉर्म? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप काउंसिल। यूएई और इंडिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसको लॉन्च किया। उसके बाद यूआईसीसी किस पे एम्फेसाइज कर रहा है? स्टार्टअप पे, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस पे और सर्विस सेक्टर पे। उसके अलावा इंडिया और यूएई का जो सीईपीए कब आया था? 2022 में आया था। इट इज़ द फर्स्ट फुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू बी साइन बाय इंडिया एंड एनी कंट्री, ठीक है ना। मतलब पिछले 10 साल में भारत के द्वारा पहली बार किया गया था, भारत और किसी और देश का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पिछले 10 साल में। उसके बाद यूपीआई और रुपे, जिस तरह हमने देखा था मालदीव्स के साथ भी दोनों का लिंक हो चुका है, तो भारत और यूएई का जो जो अपना ऐप है ना यूपीआई के लिए, और इनका रुपे या बेला ऐप है, दोनों को ज्वाइन कर दिया है, ताकि जो एनआरआई इंडियन टूरिस्ट जाए ना वो क्यूआर कोड से यूपीआई पेमेंट कर दे। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल करेंसी में सेटलमेंट। जो ट्रेड होगा ना वो लोकल करेंसी में सेटलमेंट होगा। दिरहाम जो यूएई का है और भारत का रुपीज, इन दोनों के बीच, जिससे यूएस डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम की जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंश्योरेंस स्कीम उनके लिए जो इंडियन वर्कर यूएई में काम करते हैं उनके लिए, विद अ कवरेज फॉर नेचुरल डेथ। मतलब इवन नेचुरल डेथ, क्योंकि इंश्योरेंस में नेचुरल डेथ के अलग बहुत सारे डेथ टाइप होते हैं, उन सबको कवरेज करेगा, इवन नेचुरल डेथ को। ये लाइफ प्रोटेक्शन जो प्लान है ना उसको लॉन्च किया गया इस कंट्री में, स्पेशली किन के लिए? इंडियन एक्सपेट्रिएट्स के लिए, स्पेशली जो ब्लू कॉलर वर्कर है ना उनके लिए। देखो डंकी डोर, शाहरुख खान की जो मूवी थी डंकी, ये किस पे बेस्ड थी? कि एक माइग्रेंट कैसे यूएसए चला गया भारत से, ठीक है। ये देखो डंकी जो वर्ड होता है ना, एक इलीगल ट्रिप होता है, कोई एक देश से दूसरे देश में इलीगली चला जाता है किसी भी बॉर्डर के थ्रू, इसको डंकी ट्रैवल बोलते हैं। देखो अभी
अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था कि ईरान ने पाकिस्तान बॉर्डर पे कुछ इंसर्जेंट को, मतलब इसके लिए कोई ऑपरेशन किया था, तो इसके खिलाफ में पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया जिसका नाम था मार्ग बार समाचार। इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है समाचार, इसका मतलब होता है डेथ टू इंसर्जेंट। ये एक्चुअली वर्ड जो है ना बलोच लैंग्वेज में, इसका मतलब होता है समाचार, वर्ड का मतलब होता है फाइटर, ठीक है ना। और ये आर्म ग्रुप कोई यूज करता है, अगर कोई ऑपरेशन करना होगा ना क्रॉस बॉर्डर रीजन में, तो ये वर्ड यूज करता है। तो पाकिस्तान ने जो अ, ईरान के बॉर्डर पे किया उसको ये ऑपरेशन नाम करते हैं, ठीक है। इंडिया और रसिया ने साइन किया है कुंदाकुलम प्लांट एग्रीमेंट, इंडिया और रसिया ने, ठीक है, कुंदाकुलम प्लांट एग्रीमेंट। उसके बाद कई प्रोटोकॉल साइन किया नेक्स्ट 4 ईयर के लिए, ये याद नहीं रखना है। अब देखो, जो कुंदाकुलम जो प्लांट प्रोजेक्ट है ना, इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। ये 650 किलोमीटर चेन्नई से दूर है, तिरुनवेली डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के। और इसको डेवलप किया है किसके द्वारा? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। एक बार में अगर 6 यूनिट कमीशन हो जाएगा तो टोटल कैपेसिटी इसका हो जाएगा 6000 मेगावाट। पीएम मोदी अभी रसिया गए थे तो पता है, वहां पे उनका हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल दिया गया था। और दोनों कंट्री टारगेट क्या करे कि 100 बिलियन का बायलेटरल ट्रेड हो जाए। और ये 22वां इंडिया रसिया का एनुअल समिट था। व्लादिमीर पुतिन 5वां बार जीते हैं इलेक्शन। और एक क्या है, देखो मॉस्को का एक क्रोकस सिटी हॉल है, यहाँ पे एक टेरर अटैक हुआ, टेरर अटैक इन रसिया ऑन मॉस्को क्रोकस सिटी हॉल। किसने किया? आईएसआई का जो खुरासन वाला ग्रुप है ना, आई इस्लामिक स्टेट खुरासन, इसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ये 2014 में ये ग्रुप जो है ना इस्लामिक स्टेट खुरासन 2014 में ईस्टर्न अफगानिस्तान में इमर्ज हुआ। हाइपरसोनिक मिसाइल, रसिया के जो प्रेसिडेंट है, रशियन प्रेसिडेंट, उन्होंने कंफर्म किया कि 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल ये यूज करेंगे बैटल में, ठीक है ना। उसके बाद ये किस स्पीड से चलता है? हाइपरसोनिक है तो मैक 5 या उससे ज़्यादा के स्पीड से चलता है। और इवन ये लोअर एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकते हैं देन जो बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ज़्यादा हाइट से आता है, उस कम से हाइट से आएगा, और कम हाइट से आएगा और स्पीड भी होगा, तो इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद क्या हुआ है, यूक्रेन में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसका नाम है, देखो ये है तो यूक्रेन में, ये देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या नाम है इसका, जैपोरिजिया। ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है पूरे यूरोप का, पूरे यूरोप का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है, पावर प्लांट है। ये साउथ ईस्टर्न यूक्रेन में है। किस रिवर के किनारे है? नाइपर रिवर या नाइप्रो रिवर बोलते हैं। और ये रिवर कहाँ पे ड्रेन होती है, कहाँ पे अपना पानी निकालती है? ब्लैक सी में। और इस पे, क्योंकि इस पे एक ड्रोन का अटैक हुआ था, कुछ डैमेज इसको नहीं हुआ, बट ये प्रॉब्लम हो गया ना कि न्यूक्लियर जो इंस्टॉलमेंट है वो भी सेफ नहीं है, ठीक है ना। और ये अभी किसके कंट्रोल में है? रसिया के कंट्रोल में है, रसियन फोर्स के कंट्रोल में है। चाइना लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया है रसियन क्रूड का, मतलब इंडिया को नीचे करके अब चाइना बन गया, चाइना सबसे बड़ा खरीदार बन गया है रसियन क्रूड ऑयल का। फॉरेन स्टूडेंट को कर, देखो कनाडा ने क्या किया है कि भारत से उसका रिश्ता खराब हो गया, इसके कारण स्टूडेंट वीजा कम देगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट को स्टूडेंट वीजा कम देगा। ये इंडियन स्टूडेंट जो खासकर जो पंजाबी पीपल है, पंजाब प्रांत के, पंजाब राज्य के, वहाँ के बच्चों के लिए बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन है पढ़ने के लिए और जॉब करने के लिए। चाइना ने कनाडा ने सपोर्ट किया है तिब्बत का राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब कनाडा के पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन पास हुआ है कि तिब्बत के पास राइट है कि अपने बारे में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, ऑटोनोमस डिसीजन ले सकते हैं। देखो इस मोशन को लाया किसने था? एलेक्सिस ने लाया था, एलेक्सिस ने लाया था, ठीक है। बट इसको सब मिलके कोई बिना रुकावट के सारे एमपी द्वारा सपोर्ट किया गया। एक्चुअली तिब्बत चाइना के कंट्रोल में 1950 से, जब चाइनीज ट्रूप्स इंटर कर दिया था इस रीजन में, और 17 पॉइंट का एग्रीमेंट साइन हुआ था 1951 में, जो फॉर्मलाइज कर दिया कि तिब्बत चाइना का पार्ट है, और इंडिया ने भी इसको सपोर्ट किया। यहाँ पे याद रखिए कि मोहम्मद यूनुस को जो ग्रामीण बैंक, और ग्रामीण बैंक दोनों को नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था 2006 में। क्यों? उनका जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो जो बिल्कुल नीचे लेवल से बढ़ाया, इसके लिए ग्रामीण बैंक का ऑब्जेक्टिव सिंस ग्रामीण बैंक का एस्टैब्लिश किया गया था 1983 में। यानी इसमें जो माइक्रो क्रेडिट दिया जाता था
और यूनिस जो थे ना इस बैंक के फाउंडर थे। अभी इनको क्या बनाया गया, चीफ ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया है, जब से जो रेजिग्नेशन दे दी शेख हसीना जी ने तब से। कैमरून पहला कंट्री बना है जो एक वैक्सीन है मॉस्क्यूरिक्स। देखो ये इसको एक और चीज बोलते हैं RTS-AS01 बोलते हैं, ये याद नहीं रखना है। ये किस चीज से बना है याद रखना, ये वर्ल्ड का पहला मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम है चिल्ड्रन के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वैक्सीन को अप्रूव किया। ये बना किस किस चीज से है, एक तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरोम पैरासाइट से और उसके अलावा हेपेटाइटिस बी वायरस से। तो एक पैरासाइट और एक वायरस से मिलकर बना है। याओंडे डिक्लेरेशन क्या है, याओंडे एक्चुअली कैमरून की कैपिटल है। इसमें 11 अफ्रीकन देश मिले और इन्होंने कमिटमेंट किया कि भाई अपने देश में हम लोग मलेरिया से जो डेथ होता है उसको रोकेंगे, इसके लिए जो अपनाना हो अपनाएंगे। लॉन्ग मार्च 11 कैरियर रॉकेट, ये चाइना के द्वारा है। लॉन्ग मार्च 11 कैरियर रॉकेट, इसका मेन काम होता है स्पेस में छोड़ा गया, मेन काम होगा स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में एक्सपेरिमेंट से लिए। शेंजो 18 मिशन है, शेंजाओ, ठीक है। ये इसको डिवाइन वेसल्स भी बोलते हैं। और चाइना का जो तियांग योंग स्पेस स्टेशन, ये पूरी तरह अभी तक फंक्शनल नहीं है। वहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च और स्पेस स्टेशन के मेंटेनेंस के लिए 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा है। फ्रैंकोफोन, देखो फ्रैंकोफोन नेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखने लेना आपको। फ्रैंकोफोन नेशन, जैसे आपको पता है अफ्रीका का बहुत सारा देश पहले फ्रांस की कॉलोनी थी, तो ऑब्वियसली वहाँ का जो प्राइमरी या ऑफिशियल बहुत सारे देशों का लैंग्वेज फ्रेंच ही होगा। तो नाइजर ने क्या किया है, अपना जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोन, इससे अपना रिलेशन तोड़ दिया है। और ये ऑर्गेनाइजेशन कौन है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये उन देशों का ग्रुप है जिस देश में फ्रेंच प्राइमरी लैंग्वेज है और मेजॉरिटी देश पहले फ्रेंच की कॉलोनी हुआ करती थी। ऑर्गेनाइजेशन समझ लें। और क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्मर पहले कॉलोनी हुआ करती थी तो वहाँ पे फ्रेंच बोला जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ का फ्रेंच ही है। इसको एस्टाब्लिश किया गया था 2005 में, अभी 88 मेंबर है। लुइस मुसिकिवाबो ये सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट पे है इस ऑर्गेनाइजेशन के। सिंपल याद रखना, फ्रैंकोफोन नेशन से जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे नाइजर ने अपना रिश्ता तोड़ लिया। पहले एक समझिए, प्रोमोन्टोरी फोर्ट क्या होता है, एक ऐसा फोर्ट होता है जो चारों तरफ से डिफेंस के लिए घेरा रहता है, बीच में एक छोटा सा रास्ता होता है। तो सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट प्रोमोन्टरी फोर्ट ये कहाँ पे मिला है, साइबेरिया में। ये लगभग 8000 साल पुराना है। किस रिवर के किनारे है, अमन्या रिवर के किनारे। इस फोर्टिफाइड सेटलमेंट का नाम भी था अमन्या, क्योंकि अमन्या रिवर के किनारे है। देखो आपको पता है सहेल वो रीजन है जो डेजर्ट और मैदान के बीच में एक पतला सा स्ट्रिप है ना, उसको सहेल रीजन बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये डेजर्ट और जो मैदानी भाग है, फॉरेस्ट वाला भाग है, उसके बीच एक पतला सा स्ट्रिप है। कई सारे देश उसमें आते हैं। अभी बहुत सारे उसमें एटलीस्ट 3 देशों में मिलिट्री रूल हो गया है, एक बुर्किना फासो, माली और नाइजर। तो नाइजर से रिलेटेड तो हमने एक न्यूज़ देख ही लिया कि वो फ्रैंकोफोन नेशन के ग्रुप के साथ जो कॉपरेशन था ना उसको सस्पेंड कर दिया है। तो ये लोग देश, ये तीनों क्या बोले कि भाई हम इकोवॉस में नहीं रहेंगे, इससे आप विड्रॉ कर लेते। भाई इकोवॉस क्या है, एक्चुअली इकोनॉमिक कम्युनिटी है वेस्ट अफ्रीकन नेशन का, ठीक है, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन बना के रहते हैं। इसमें टोटल 15 देश हैं वेस्ट अफ्रीका का। कौन कौन देश बाहर हो गया, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। एक चीज और याद रखना, जब इकोवॉस बना था ना, ये ट्रीटी ऑफ लागोस में बना था, ट्रीटी हुआ था। यूरोपियन पोर्ट अलायंस, तो यूरोपियन पोर्ट अलायंस ये जो ग्रुप का इनागोरेशन कब किया गया, बेल्जियम के एक एंटवर्प पोर्ट है, एंटवर्प इस पोर्ट है, बेल्जियम के पोर्ट, बेल्जियम के पास है। सिंपल ये लोग चाहते हैं कि पोर्ट पे जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो जाता है, स्मगलिंग हो जाता है, इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, उसको रोकना। इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं प्रबोवो सुबियांतो, बस ये याद रख लेना। जो इससे पहले के प्रेसिडेंट थे जोको जोकोबी, इनको हाईएस्ट सिविलियन डेकोरेशन का अवार्ड मिला था यूएई से। नासा का एक सोलर पावर स्पेसक्राफ्ट है, ये कहाँ से छोड़ा है भाई, ये न्यूजीलैंड से, ठीक है। डिप्लॉइंग द एडवांस कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम में, और ये किसके द्वारा छोड़ा गया है, रॉकेट लैब का जो इलेक्ट्रॉन रॉकेट है ना उसके द्वारा। कामी काजी ड्रोन, देखो ये इस्लामिक
ईरानियन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड जो कॉप्स है ना, उनके द्वारा ये ड्रोन रिसेंबल किया है रसिया के लैंसेट ड्रोन के साथ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया एक सैटेलाइट जिसका नाम था नूर 3। उसके अलावा ये नूर 2 का सक्सेसर है। ईरान ने कई देशों के साथ अपना वीज़ा रूल्स को बहुत ज़्यादा आसान किया है। ठीक है, जिसमें भारत भी आता है, यूएई भी आता है और भी कई देश आता है। नॉर्थ कोरिया ने नया एंटी एयरक्राफ्ट प्योलजी-1-2 मिसाइल और सुपर लार्ज स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया। ठीक है, शी डोम क्या है? देखो, एक तो हम आयरन डोम पता है इजराइल का है, शी डोम आयरन डोम का ही नेवल वर्जन है, बस ये याद रख लेना है। ये एडवांस बैलिस्टिक एरियल और सरफेस टू सरफेस थ्रेट से बचाएगा। ऑपरेशन आयरन शील्ड क्या है? देखो, ईरान के द्वारा बहुत सारा मिसाइल छोड़ा गया इस पे, इजराइल पे। इजराइल ने सबको रोक लिया और इस ऑपरेशन को क्या बोले? आयरन शील्ड बोल रहे हैं। आयरन डोम दुनिया का पहला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो डेवलप किया गया है शॉर्ट रेंज रॉकेट के लिए और अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए। कॉन्स्क्रिप्शन लॉ, कॉन्स्क्रिप्शन लॉ क्या कहता है? देखो, यूएस के पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जिसमें देखो यूक्रेन के पास सेना की कमी पड़ रही है, तो ज़बरदस्ती अगर आपका क्वालिफिकेशन है, ठीक है, सेना के लिए आप नहीं जा रहे हो तो आपको इवन पकड़ा भी जा सकता है, ज़बरदस्ती किया जा सकता है। वोल्केनिक वोर्टिस रिंग, वोल्केनिक वोर्टिस रिंग ये एक्चुअली लार्जेस्ट वोल्केनो है यूरोप का और ये माउंट एटना से ऑब्जर्व किया गया है और हाईली एक्टिव टेक्टोनिक जोन है ना मेडिटेरेनियन सी रीजन में, वहाँ पे मिलता है। इसके अलावा और भी वोल्केनो है, वेसुवियस, स्ट्रोम्बली, ठीक है ना, मतलब इसी रीजन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? वोल्केनिक वोर्टेक्स रिंग, मतलब ये एक वोल्केनो नहीं है, पूरा रीजन है, ये रिंग है, मतलब हमने रिंग ऑफ फायर डिस्कस किया ना, वहीं की बात कर रहे हैं। वेल को लीगल पर्सन का दर्जा दिया गया है कहाँ पे? न्यूजीलैंड और कुक आइलैंड में। साथ साथ न्यूजीलैंड ने एक एक्स्ट्रा चीज़ किया, एक वेंगानुई उनका रिवर है, उसको भी लीगल एंटिटी का दर्जा दिया है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल इसने एक लॉन्च किया, क्या है? विजन फॉर रीजनल सिक्योरिटी, जिसको अडॉप्ट किया गया 2023 पे। रीजनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सबको कॉम्बैट करना है। ताइवान से रिलेटेड है। ताइवान में अर्थक्वेक आया है 7.4 मैग्नीट्यूड का, पिछले 25 साल में सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्विक अकर्स एट द रिजल्ट ऑफ रिवर्स फॉल्टिंग हुआ बाउंड्री बिटवीन यूरासिया और फिलीपींस सी प्लेट के बीच, इसलिए यहाँ पे आया। देखो, ताइवान वैसे प्रोन है अर्थक्वेक के, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक रीजन में है ना, उसके पास आता है। रिंग ऑफ फायर एक हॉर्स शेप का है, ठीक है ना, ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिस्मिक एक्टिविटी होती है, पैसिफिक ओशन की बात करते हैं। 90% जो टोटल दुनिया का अर्थक्वेक यहीं पे आता है। उसके अलावा 75% टोटल वोल्केनो का यहीं पे आता है। उसके साथ ताइवान ने क्या किया था? लीगलाइज किया था सेम सेक्स मैरिज को 2019 में। ताइवान ने सबसे पहले अनवील किया है कि उन्होंने पहला डोमेस्टिकली डेवलप सबमरीन बना लिया है, 2025 में वो सर्विस में आ जाएगा। क्रॉस सी बुलेट ट्रेन ये चाइना का है, ठीक है, और ये ब्रिज के थ्रू, और ये किस किस को जोड़ता है? ताइवान शिफ्ट के पास, ताइवान स्ट्रेट के पास है, याद रखिए। बुलेट ट्रेन एक एक जगह से दूसरी जगह और इस सी को क्रॉस करते हुए, स्पीड तो बहुत ज़्यादा है। ए रिपोर्ट अबाउट यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डिसरप्ट इलेक्शन, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये रिलीज किया है। चाइना ये अटेम्प्ट करता है कि वो ताइवान के इलेक्शन को डिसरप्ट करे। देखो, डॉर्नियर 228 है, इंडिया ने डिलीवर किया है 2 स्टेट ऑफ द आर्ट डॉर्नियर एयरक्राफ्ट 2220 एयरक्राफ्ट, किसको दिया है? ग्वेना को। ये ट्विन इंजन है, टर्बोप्रॉप ऑफ मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इसको HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। नाटो के बने हुए 75 ईयर पूरे हो गए हैं। अब स्वीडन 32वां मेंबर बन गया है, नाटो का 32वां मेंबर बन गया। और ये जो एक्सेशन प्रोसेस हुआ वो वांसीकटन DC में कंप्लीट हुआ, क्योंकि वांसीकटन में अभी 33वां समिट हो रहा था नाटो का। ये 2024 में कहाँ पे हुआ? USA में हुआ।
ये यूएसए में चौथा समिट है। अगला समिट जो होने वाला है 2025 में, ये नीदरलैंड में होने वाला है। और स्वीडन अब रसिया और यूक्रेन के साथ जो वॉर हो रहा है उसके मतलब उसके उस समय ही ये क्योंकि इसको भी डर लग रहा है ना कि कहीं हम पे भी रसिया अटैक नहीं कर दे या लड़ाई ना हो जाए, ठीक है, तो इसलिए स्वीडन इसमें जुड़ गया। एक मेजर नॉन नाटो अलायंस होता है, ये भी देखो अभी केनिया को इस एलआई ग्रुप में डाला गया है। ये नाटो जो देश है ना 32 उसके अलावे हैं ये इसीलिए दिया जाता है कि थोड़ा सा डिफेंस ट्रेड और सिक्योरिटी के फील्ड में कॉपरेशन किया जा सके। इसका कतई मतलब नहीं होता है कोई कमिटमेंट, सिक्योरिटी कमिटमेंट नहीं होती है कि यहाँ पे अटैक होगा तो हम सब समझा जाएगा सब पे अटैक है। नाटो जो अलायंस है वो 4 अप्रैल 1949 को बना था। शुरुआत में सिर्फ 12 कंट्री थे लाइक यूएसए, यूके, कनाडा और फ्रांस। इसका शुरुआती ऑब्जेक्टिव क्या था कि सोवियत यूनियन का जो एक्सपेंशन है ना उसको ब्लॉक करना है। उसके अलावा देखो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस ग्रुप का ये है कि किसी एक देश पे अटैक का मतलब सारे देश पे अटैक। अभी एक देखा ना हमने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हमने किसको दिया है, गुवेना का दिया है। तो इससे बहुत सारा काम किया जा सकता है सर्वेलेंस इंफॉर्मेशन गैदर करने में। उसके अलावा इंडिया से मालदीव्स और श्रीलंका ने भी ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी रिसीव कर चुका है। रोमानिया ने क्या किया है, दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल लेजर को अनवील किया, ठीक है ना। ये एक्चुअली बनाया किसके साथ मिलके गया, रोमानिया ने फ्रांस की कंपनी थेल्स के साथ मिलके बनाया है। देखो एक थ्योरी था उस बोल सकते एक इन्वेंशन था जो किनके द्वारा किया गया था, नोबेल प्राइज भी उनको मिला था फिजिक्स के फील्ड में, गेराल्ड मोरो और डोना स्ट्रिकलैंड। इन दोनों का एक टेक्नोलॉजी इन दोनों ने यूज किया था, एक इन्वेंशन एक टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया था। क्या नाम है उस टेक्नोलॉजी का, चिरपेट पल्स एम्पलीफिकेशन, ठीक है ना। इसका यूज किया था, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके इनको जो इन्वेंट इन्होंने किया ना उसके बाद नोबेल प्राइज इनको मिला। उस टेक्नोलॉजी को यूज करके ही रोमानिया ने फ्रांस के साथ मिलके एक सबसे पावरफुल रॉकेट लेजर बनाया है, ये हमें याद रखना है। इन्होंने एक टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया, ये है टेक्नोलॉजी चिरपेट पल्स कार्पेट पल्स एम्पलीफिकेशन है, ये वो टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन इन्होंने किया था और इसी टेक्नोलॉजी के मदद से लेजर बनाया गया है फ्रांस की कंपनी थेल्स के साथ मिलकर। कचाथिवु आइलैंड जो है ये भारत ने 1974 में एक एग्रीमेंट के थ्रू श्रीलंका को प्रोवाइड कर दिया था। उसके बाद कुछ साल बाद वहाँ पे भारत ने मतलब कि जो फिशिंग करने का जो पावर था वो भी त्याग दिया था, वो भी श्रीलंका को दे दिया था। तो अभी उसके रिलेटेड ही डिबेट छिड़ा हुआ है। तो कचाथिवु जो आइलैंड है ना ये रामेश्वरम के नॉर्थ ईस्ट में और जाफना के साउथ वेस्ट में मिलता है, ठीक है। चलो आगे, यूक्रेन के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है मित्रो कुलेवा, ये कहाँ पे आए थे, भारत में आए थे ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना यूक्रेन और रसिया के बीच इनको रोक सके। देखो एक पीस समिट हुआ था, पीस समिट में रसिया को नहीं बुलाया गया था। कोई भी लड़ाई जहाँ पे जिस देश से लड़ाई हो रही उस देश को ही नहीं बुलाओगे तो पीस होगा नहीं। तो भारत को वहाँ पे बुलाया गया था, भारत ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। वैसे पीस समिट स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है ना। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने 10 पॉइंट का पीस फॉर्मूला दिया, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखो ए रिव्यू मीटिंग ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल कमीशन वाज हेल्ड टू रिस्टोर कोऑपरेशन प्रायर टू वॉर लेवल। चलो ये ध्यान नहीं रखना। चलो एक है 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज, इस किसके द्वारा प्रमोट किया गया, यूएन क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप के द्वारा। देखो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नाम उसका यूएनसीसी लर्न, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ये ऑर्गेनाइजेशन एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है 36 देशों का। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या लाया है, आपसे सिंपल पूछा कि भाई 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज किसके द्वारा इनिशिएट किया गया। आपको लगेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या भारत का कुछ ऐसा लगेगा, लेकिन ये है यूनाइटेड नेशन का यूएनसीसी लर्न यानी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज लर्न। इसमें क्या किया जाता है, यूथ को इनकरेज किया जाता है, खासकर जो 10 से 30 वाले हैं, कि आप जो भी एक्शन लो उसमें सस्टेनेबल फ्यूचर को ध्यान में रख लो। यानी 4 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना उसको प्रमोट करने की बात की है। 4 कौन कौन है, एक तो है छठवा
यानी क्लीन वाटर पे फोकस करो। 12वां कि कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। 13वां क्लाइमेट एक्शन, और 15वां क्या है, लाइफ ऑन लैंड। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस सूडान के लिए, तो आपको लगा ये सूडान के लिए तो सूडान में ही होना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली कहाँ पे हुआ, फ्रांस में हुआ। तो देखो फ्रांस का कैपिटल पेरिस में है, यहाँ पे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस सूडान के लिए यहाँ पे हुआ। और ये देखो एक प्रोग्राम है ना, मतलब यूनाइटेड नेशन ने फंडिंग की अपील की थी, उसके बाद ये प्रोग्राम हुआ। तो बहुत सारे देश यहाँ पे फंडिंग की बात करें और वो दे भी रहे हैं, बहुत सारे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे रही है। और कौन कौन कॉन्फ्रेंस किस किस का कोलैबोरेटिव एफर्ट है, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन का। देखो यूनेस्को, अब याद रखना, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क कौन डिक्लेयर करते हैं, यूनेस्को डिक्लेयर करते हैं। भारत में क्या जियो पार्क कितने हैं, एक भी नहीं, ये याद रख लेना है। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, अभी कुछ जियो पार्क जिसको ऐड किया गया है, एक तो है लैंड ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो, पोलैंड में है, ठीक है। यूनेस्को का जो ये है ना, ये 1919 में आया था, कॉन्सेप्ट ये आया था, बट इसको क्रिएट कब किया गया था, 2015 में। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, देखो इंडिया लीड करता है इसको, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का। इन्होंने क्या लॉन्च किया है, इन्होंने एक डेटाबेस डिजाइन किया है जो ये बात, इस बात को रिकॉर्ड करता है कि क्या कौन कौन से क्राइम हुए पीस कीपर से, ठीक है ना। और जो पीस कीपर कौन होते हैं, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जो पीस कीपिंग फोर्स जाता है ना, उसमें। तो अगर कोई ऐसा उनके खिलाफ कुछ हुआ, ठीक है ना, तो उसको उसका डेटाबेस मैनेज करना और हर देश को अकाउंटेबल ठहराना कि भाई आप इन पे तो कुछ नहीं करो, ठीक है। ये 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट ब्लू हेलमेट, जो पीस कीपिंग फोर्स होता है ना, ब्लू हेलमेट बोलते हैं। जब भारत प्रेसिडेंट्स नहीं था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अप्रूव किया है पहला रिजोल्यूशन ऑन एआई, ठीक है। कि देखो इसका सबको बेनिफिट्स मिलेगा, बट ये ह्यूमन राइट का रिस्पेक्ट करे, सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी हो, ये याद रखें। 123 कंट्री ने इसको कंसेंसस के साथ ये अडॉप्ट कर लिया गया। अभी वैसे पूरे दुनिया में 193 यूएन के मेंबर हैं। देखो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन कौन कौन बना रहा है, यूएस और यूके मिलके बना रहा है। तो तीनों के बीच एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ, इसी को बोलते हैं ऑकस। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस तीनों मिलके, और बनाना क्या है, न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, ठीक है। तो सबमरीन बनाना है, ये ध्यान रखना है। रीजनल कॉन्फ्रेंस और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये कहाँ पे हुआ, काठमांडू, नेपाल में हुआ। ट्रेंड्स इन इंडिया इंटरनेशनल आर्म ट्रांसपोर्ट 2023, ये रिपोर्ट को निकालती है सिपरी निकालती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है, यूएसए है, ये दुनिया का 42% एक्सपोर्ट करता है। और फ्रांस सेकेंड नंबर पे चला गया है, रसिया, पहले रसिया था, अब फ्रांस चला गया है। इंडिया अभी भी दुनिया का टॉप आर्म इंपोर्टर है। 2014-18 से लेके 19 देश के बीच हमने 4.7% का इंक्रीमेंट किया है। सबसे ज़्यादा हम कहाँ से खरीदते हैं, यूएसए से रसिया से खरीदते हैं। यूक्रेन, यूरोप का सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन बन गया, यूक्रेन। चाइनाज न्यू टेरिटोरियल सी बेसलाइन, चाइना ने डिक्लेयर किया अपना नया टेरिटोरियल बेसलाइन इन नदर्न पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ टोंकिन, ठीक है ना। देखो ये गल्फ ऑफ टोंकिन किस किस के बीच है, चाइना और वियतनाम के बीच है। कहाँ पे है, साउथ चाइना बेस में। और नॉर्थ वेस्ट पोर्ट जो साउथ चाइना सी का है ना, ये चाइना, वियतनाम और हांस जो आइलैंड है ना, उसके बीच जुड़ा हुआ है, उसके बीच में है। तो ये आपसे पूछा जाए गल्फ ऑफ टोंकिन, नेवी वॉरशिप आईएनएस कोलकाता, बस ध्यान रखने ला है। यमन में जो रिवल है हाउथी रिवल, ये इवन यमन के कैपिटल पे भी कंट्रोल करते हैं। यमन के कैपिटल का नाम है सना। तो अगर क्यों जो भी यहाँ से आते हैं मेडिटेरेनियन सी से रेड सी को होके, ये उन पे अटैक कर देते हैं। तो एक बारबाडोस का जो फ्लैग्ड उसका झंडा लगाया था, और ग्रीक के द्वारा ऑपरेटेड कार्गो था ना, इस पे हाउथी ने अटैक कर दिया। इन लोगों को बचाया कौन,
बचाया भारत की नेवी वॉरशिप INS कोलकाता ने। पनामा बन गया 97वां मेंबर किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। वैसे पैराग्वे बन गया 100वां, और खाली 100वां याद रखो ना, 99 याद क्यों रखोगे। उसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में बना था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2021 हुआ था पेरिस में उस समय। चलो, स्पेन 99वां देश है। देखो, पहला देश बना है, दुनिया का पहला देश जिसने एबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया, दर्जा दिया है। देखो, भारत में भी एबॉर्शन इलीगल नहीं है, बट वो लाइसेंस मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा किया जाता है। बट बिल्कुल स्पेसिफिक सिचुएशन में, प्री डिटरमाइंड सिचुएशन है कि बिल्कुल बच्चा बचने वाला नहीं है, या माँ बेटा दोनों, बच्चे दोनों को, माँ और जो बच्चा है दोनों को खतरा होगा, कुछ भी बहुत डेंजरस वाला है, या बच्चा जन्म लेगा उसके बाद भी इतना बीमार रहेगा कि ये सब चीज़। डेंगू इमरजेंसी पेरू ने डिक्लेयर किया हेल्थ इमरजेंसी, क्योंकि यहाँ पे हीट वेव आया और हेवी रेनफॉल आया, और ये दोनों तो भाई मच्छर के लिए बहुत अच्छा कंडीशन हो जाता है। चलो, बस ये याद रखना कि डेंगू इमरजेंसी किसने डिक्लेयर किया, पेरू ने। नेचर रिस्टोरेशन लॉ, ये यूरोपियन पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया है टू रिस्टोरेशन 20% ऑफ लैंड एंड सी ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी मेंबर स्टेट में जो भी डिग्रेडेड इकोसिस्टम है उसको रीस्टोरेशन की बात की गई है। ये यूरोपियन यूनियन का जो बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी है ना, उसका पार्ट है। फर्स्ट एल्कोहल, देखो सऊदी अरेबिया में आपको पता है एल्कोहल नहीं पिया जाता, ट्रेडिशनली बैन है, बट सिर्फ डिप्लोमेट के लिए पहला एल्कोहल स्टोर ओपन किया गया है सऊदी अरेबिया में। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेट के लिए। देखो, यूएन कमीशन है ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, इसका जो इस बार का चेयरमैन किसको चुना गया है, सऊदी अरेबिया को। और क्योंकि ये लीडरशिप के लिए बिड किए थे और ये अनअपोज जीत गए। ठीक है ना, कोई इनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। और इसके अलावा याद रखना है 68वां जो एनुअल मीटिंग हुआ, ये एक्चुअली 69वां होने वाला है। 68वां जो एनुअल हुआ स्टेटस ऑफ वुमेन में, ये कहाँ पे हुआ था, न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। थीम क्या है, थीम बहुत लंबा है, उतना याद नहीं। एक्सेलरेटिंग द अचीवमेंट ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ ऑल वुमेन एंड गर्ल बाय एड्रेसिंग पॉवर्टी एंड स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन एंड जेंडर पर्सपेक्टिव, मतलब अचीवमेंट ऑफ जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। रूमी अलका हतानी, ये 27 ईयर ओल्ड की मॉडल और इन्फ्लुएंसर है सऊदी अरेबिया की। ये मिस यूनिवर्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली पहली मेंबर बनी है, कहाँ की, सऊदी अरेबिया की। इस बारी का जीते कौन, मैक्सिको की लेडी जीती। सॉरी, ये हुआ कहाँ पे था, मैक्सिको में हुआ था। ठीक है, पहली पार्टिसिपेंट सऊदी अरेबिया की रूमी बस याद रख लेना। थाईलैंड पहला कंट्री बना है साउथ ईस्ट एशिया का जिसने गे मैरिज बिल को मतलब सिंपल समझो ना, गे मैरिज को अप्रूव कर दिया। ताइवान पहला एशियन कंट्री बना था जिसने लीगलाइज किया था गे मैरिज को 2019 में। ठीक है, मिशन एस्पिडेस, सिंपल ये क्या है कि जो भी, क्योंकि रेड सी से अगर कोई शिप आएगा, कोई वेसल्स आएगा, उसको भाई हौती छोड़ता नहीं है, तो उससे बचाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया, मिशन एस्पिडेस, यूरोपियन यूनियन का। एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, बाब अल मंदब, जो कि रेड सी मतलब इधर मान लो यमन वाला पार्ट है, अरेबियन पेनिनसुला, और इधर अफ्रीका वाला जो कॉन्टिनेंट है, इसके बीच जो स्ट्रेट है ना, यहाँ पे यमन और यहाँ पे एट्रिया है आई थिंक, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं बाब अल मंदब। ऊपर में है उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, जो ओमान और सऊदी और यूएई के बीच में है। तो इनको गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन गल्फ, अरेबियन सी, सबको बचाना है इसके थ्रू, मिशन एस्पीडियस के थ्रू। और क्या है, ये यमन गवर्नमेंट में है, ये ऑलमोस्ट से डिकेड से ये नदर्न यमन को कंट्रोल करके रखा है, इवन सना को भी उनका जो कैपिटल है। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस कहाँ पे ओपन होगा, श्रीलंका के कैंडी में। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। अब सिंपल आपसे पूछा गया अभी WHO ने किस डिजीज को नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डिक्लेयर किया, इस नोमा डिजीज को, किसको, नोमा को कैनक्रम ओरिस या गैंग्रेनियस
स्टोमेटिटिस बोलते हैं, कैनक्रम ओरिस या गैंग्रेनियस स्टोमेटिटिस। ठीक है, इसमें टोटल 21 डिजीज हो गए हैं। उसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 30 जनवरी को ये डिक्लेयर किया था वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। और सबसे पहले द फर्स्ट वर्ल्ड एनटीडी मतलब डे सेलिब्रेट कब किया गया था? 2020 में। कौन सा डिजीज है? नोमा। और इसका क्या और नाम है? कैनक्रम ओरिस या गैंग्रेनियस स्टोमेटिटिस। एंगोला ने ओपेक को छोड़ दिया भाई। ओपेक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है ना। तो प्रोडक्शन टारगेट से रिलेटेड कुछ टीम के बीच डिसएग्रीमेंट हो गया, तो एंगोला 2007 में जो मेंबर बना था 17 साल बाद मेंबर से इस्तीफा दे दिया। देखो, एक नोबेल पीस प्राइज विनर थे जिसका नाम था फॉर्मर अमेरिकन डिप्लोमेट जिसका नाम था हेनरी देखो मेन याद रखें, हेनरी किसिंजर, बहुत फेमस पर्सन थे। ये इनका 100 साल में निधन हो गया। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 1973 में, क्योंकि जो वॉर थी वियतनाम में, इन्होंने नेगोशिएट किया था फॉर नेगोशिएटिंग ए सीज फायर, मतलब रुका वॉर को रोका था सिंपल समझो वियतनाम में 1973 में। बहुत बड़े डिप्लोमेट थे हेनरी किसिंजर। नोबेल कौन सा प्राइज? पीस प्राइज। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पब्लिक हेल्थ, ठीक है ना, ये कहाँ पे हुआ? जाम्बिया में हुआ। और ये क्या किस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि ये इन्होंने बताया कि बहुत क्रिटिकल लिंक है बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ इन द रीजन, मतलब हेल्थ रीजन का हेल्थ और क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंटली लिंक है एक दूसरे से। इंडिया को री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2 साल के लिए। ऑब्वियसली किस चीज़ पे फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन? शिपिंग एंड प्रिवेंटिंग मैरीन एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बाय शिप्स। आईएमए को इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। अभी इसमें 175 मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में और इंडिया ने 1959 में इसको ज्वाइन किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि किसके लिए है? किसके लिए है? ओजोन लेयर जो डिप्लीट होती थी ना, उस सब्सटेंस को खत्म करने के लिए। जो सब्सटेंस ओजोन लेयर को डिप्लीट करती थी ना, उस सब्सटेंस के यूसेज जो है ना उसको कम करने के लिए तो भारत को जो टारगेट मिला था, भारत ने उस टारगेट को सरपास किया, अचीव कर लिया है। ठीक है, कौन कौन रिपोर्ट बता रही? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बताती है। ठीक है ना। इंडिया को 35% डिक्रीज कराना था हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और इंडिया 44% करवा दिया रिडक्शन। ठीक है ना। और इवन इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का 141 वेरिएंट। आपसे ये पूछा है क्या इंडिया ने सारे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हटा दिए? नहीं 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 नहीं, सिर्फ HCFC-141। इसका यूज रेफ्रिजरेंट में हो जाता है। उसके अलावा इसका 141B का यूज होता था ब्लोइंग एजेंट इन प्रोडक्शन ऑफ रिजिड पॉलीयूरिथीन फोम बनाने में यूज होता था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? 1987 में आया था। ठीक है ना। और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? अंडर बीएनए कन्वेंशन। देखो शुरुआत में बीएनए कन्वेंशन आया था, उस बीएनए कन्वेंशन के अंदर एक प्रोटोकॉल आया था। बीएनए कन्वेंशन कब आया था? 1985 में आया था। प्रोटोकॉल कब आया था? 1987 में। कि सिंपल इन्होंने क्या बोला था कि आप एलिमिनेट करो और प्रोडक्शन को कम करो जो ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। फिर किगाली एग्रीमेंट क्या हुआ? 2000, क्योंकि ये 2015 तक था, तो 2016 से आगे के लिए क्या कौन सा एग्रीमेंट आया? किगाली। ठीक है। तो और ज़्यादा ये क्या किया होगा? स्ट्रिक्ट हुआ होगा इसका गोल। इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को का कंजम्पशन प्रोडक्शन को फेस डाउन करने के लिए। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या है? ये नॉन ओडीएस है, अल्टरनेटिव टू CFC and HCFC, बट देयर इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इन 1000 टाइम्स मोर देन द कार्बन डाइऑक्साइड। देखो शुरुआत में हम लोग किसको हटाने की बात कर रहे थे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। और बीच में क्योंकि ये दोनों ओजोन को हटा रहे थे, तो इन सब्सटेंस को हम लोग रेफ्रिजरेटर में यूज करना छोड़ दिए, बट हम लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को यूज करने लगे। इससे ओजोन तो डिप्लीट नहीं हो रहा था, बट ये बहुत भयंकर वाला ग्लोबल वार्मिंग वाला गैस है। ग्लोबल वार्मिंग गैस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है ये। तो इसलिए इसको भी यूज करना बंद कर दिया गया अंडर किगाली एग्रीमेंट। दुनिया का सबसे बिगेस्ट ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस ये कहाँ पे किया गया? यूके का जो बायो बैंक है ना, वर्ल्ड्स का बिगेस्ट। ठीक है ना। जीनोम क्या होता है? इंटायर सेट ऑफ डीएनए इंस्ट्रक्शन जो कि एक सेल में मिलता है। शदी मोहम्मदा, देखो ये बांग्लादेश के रविंद्र संगीत
सिंगर थे सदी मोहम्मद, इनकी अभी मृत्यु हो गई। ठीक है। बैचलर और मास्टर इन्होंने रविंद्र संगीत में कहाँ से किया था? विश्व भारती यूनिवर्सिटी इंडिया से। विनवैक्स यानी इंडियन आर्मी वियतनाम के साथ, वियतनाम इंडिया, उसके बाद जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है विमवैक्स। ठीक है, हनोई में हुआ एक्चुअली। तालिबान क्या हुआ? देखो, चाइना बना है पहला कंट्री जिसने डिप्लोमेटिक स्टेटस तालिबान ऑफिशियल बिलान करीमी को दे दिया है। ठीक है। चाइना के साथ साथ पाकिस्तान और रसिया ने भी अपने एम्बेसी को तालिबान से नहीं हटाया, मतलब काबुल से नहीं हटाया, चाहे तालिबान उसको टेक ओवर कर लिया फिर भी नहीं हटाया। तालिबान देखो, तालिबान चाहता है कि इंडिया से उसको रिकॉग्निशन मिले, तो भले ही देखो इंडिया इकोनॉमिक सपोर्ट कर रहा है, बट इंडिया अभी रिफ्यूज किया, इंडिया रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द तालिबान इस्लामिक एमिरेट्स को, मतलब रिफ्यूज किया कि हम नहीं अभी रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है। इंडिया, आपको पता है कजान में ब्रिक्स का समिट होने वाला है, इंडिया वहां पे जा रहा है। तालिबान चाह रहा है कि वहीं पे सब लोग मिलके भारत भी सपोर्ट करने लगे तालिबान गवर्नमेंट को। रसिया ने इवन तालिबान को जो उनका टेररिस्ट लिस्ट वाला जो होता है ना लिस्ट, उससे भी हटा दिया गया है। इसका ये मतलब है कि तालिबान ने जो अफगानिस्तान पे कंट्रोल किया उनको ये लीगलाइज मानते हैं। साइक्लोन जस्पर, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, बस ये ध्यान रख लेना है। इजिप्ट में इलेक्शन हुआ। ठीक है, और ये तीसरी बार उनके प्रेसिडेंट बने हैं अब्देल फतह अल सीसी। जापान ने अपने मिलिट्री बजट को 16% इंक्रीमेंट किया, और ये कितना हो गया? लगभग $56 बिलियन। देखो, रेफरेंडम किससे रिलेटेड है? देखो देखो, वेनेजुएला के आसपास एक जगह है एसे क्यूबो रीजन, एसे क्यूबो रीजन। ये रीजन एक्चुअली अभी गुयेना के कंट्रोल में है, समझ में आया? गुयेना के कंट्रोल में है, उसके बगल में ही। तो अभी लेकिन वेनेजुएला का मानना है कि वो हमारा देश है, तो वेनेजुएला ने क्या किया? रेफरेंडम करवाया अपने लोगों के द्वारा। ठीक है ना? तो लोग क्या चाहते हैं, ये देखने चाहते थे कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या लगता है, उनके राज्य के लोगों को, उनके देश के लोगों को, कि ये पार्ट किसका है। तो लोगों ने ऑलमोस्ट 100% लोगों ने बोला कि ये पार्ट हमारा है, हमारे देश का है। ये जो रीजन है ना, यहाँ पे ऑयल डिस्कवर किया गया है यूएसए के द्वारा, यूएसए की कंपनी है उसके द्वारा। मतलब ये रीजन आपसे पूछा जाएगा ना, ये रीजन कंट्रोल में है गुयेना के भी, ये ध्यान रखना। सिंपल पूछेगा रीजन ऑफ डिस्प्यूट, तो अगर ये ऑप्शन हुआ तो ये लगा देना, गुयेना ऑप्शन हुआ तो गुयेना। अगर ये वाला पूछ सकता है ना, मिलान करने वाला। वेनेजुएला पहला नेशन बना है जिसने अपना सारा ग्लेशियर खो दिया है। जो सबसे लास्ट ग्लेशियर था हम्बोल्ट ग्लेशियर, उसको भी खत्म कर दिया है। देखो, इंडियन की जो रिफाइनर्स है वो ये यहाँ से खरीदना चाहते हैं डिस्काउंटेड रेट से, क्योंकि यूएस ने ईज किया है, थोड़ा सा सैंक्शन को कम कर दिया वेनेजुएला में। वेनेजुएला सफ़र कर रहा है डच डीजल से। ये वो होता है कि सारे रिसोर्स है आपके पास, उसके बाद भी आप गरीब हो। ठीक है। और ये एक कारण ये भी है which is situation where local currency appreciate due to the influx of foreign capital then become the main source of income. Local currency appreciate ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन कैपिटल, जो कि मेन, ये हाईएस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व है, इसके बाद सऊदी अरेबिया और ईरान के पास है। देखो, आइसलैंड में बहुत सारा अर्थक्वेक आया है। आइसलैंड यूरोप का सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट एक्टिव वोल्केनो रीजन में है, क्योंकि यहाँ पे मिड अटलांटिक रीज है। आगे बांग्लादेश में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो उस समय के बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे साइन किया या ज्वाइंटली इनागोरेट किया बोल सकते हैं। एक तो क्या है, खुलना मोंगला पोर्ट, एक रेलवे लाइन है, खुलना और मोंगला पोर्ट रेल लाइन। ये मोंगला पोर्ट को, जो कि बांग्लादेश का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है, उसको खुलना से जोड़ता है। और उसके बाद जो मैत्री सुपर थर्मल पावर है, उसका सेकेंड यूनिट, ये भी खुलना में है। उसके बाद अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, ये बांग्लादेश को त्रिपुरा से जोड़ेगा। ये 3 प्रोजेक्ट है। देखो, सबसे पहले RITES का फॉर्म देखिए। RITES ने पैक्ट साइन किया है
कि वो कोच को, जो रेलवे कोच होता है ना, उसको ट्रांसफ़र करेंगे बांग्लादेश में। तो ये इसका अगर फुल फॉर्म आप देखो, RITES का, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, एक इंडियन इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी फर्म है जो स्पेशलाइज करती है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रेलवे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, बना बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफ़र करना। तो भारत, बांग्लादेश और राइट्स, बांग्लादेश का रेलवे और राइट्स, इन दोनों ने एक पैक्ट साइन किया है। ठीक है, बहुत कुछ होगा, ये सब याद नहीं रखना है। ठीक है, अब देखो, एक है रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो फर्स्ट शिपमेंट ऑफ यूरेनियम फॉर रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट अराइव्ड इन बांग्लादेश में आया है। ठीक है ना, ये रसिया से आया। और आपको पता होगा, इसी ये जो प्रोजेक्ट है ना, रसिया के लोन से बना हुआ है, बट बांग्लादेश लोन नहीं चुका रहा है। ये इस पे भी न्यूज आया था। बोंगो सागर 2023 और फिफ्थ कॉर्पेट इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ, दोनों के नेवी के बीच हुआ, विशाखापट्टनम में। बस ये ध्यान रखना। बोलीविया और इजराइल के टाइज की बात करते हैं। बोलीविया देखो, बोलीविया ने क्या किया है, गाजा पे अटैक किया गया था इजराइल के द्वारा, इसके लिए इन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दिया इजराइल के साथ। और इवन कोलंबिया और चिली ने भी अपने एम्बेसडर को इजराइल से बुला लिया है। बोलीविया एक लैंड लॉक कंट्री है साउथ अमेरिका का। एक और लैंड लॉक कंट्री कौन है, पैराग्वे। बोलीविया का बॉर्डर देखा जाए तो एक तरफ आपको ब्राज़ील, फिर पैराग्वे, नीचे अर्जेंटीना, लेफ्ट साइड में चिली और पेरू मिलेगा। सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन है, माउंट सजामा। उसके अलावा एक लेक टीटीकाका है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है साउथ अमेरिका का, पेरू और बोलीविया के बीच। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे साउथ अमेरिका का, पेरू और बोलीविया के बीच। ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है पूरे दुनिया का, और उस हाइट पे सबसे लार्ज लेक है। हुंगा टोंगा, हुंगा हाप्ताई वोल्केनो, ये एक्चुअली वोल्केनो है ना, इवन ये ओजोन लेयर को इम्पैक्ट कर रहा है। ये मेन इंपॉर्टेंट याद रख लेना है। ये कहाँ पे लोकेटेड है ये वोल्केनो, साउथ पैसिफिक ओशन में। ये सबमरीन वोल्केनो है इन द टोंगन, टोंगा जो एक देश है ना, टोंगन आर्केपेलगो में है। तो टोंगा देश से याद रखिएगा, नाम ही है हुंगा टोंगा, हुंगा हाप्ताई वोल्केनो। ओजोन वाला तो आपको पता है 1984 सबसे पहले आया था वियना, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में, जो कि ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंस को रिमूव करने की बात कर रहे थे। उसके बाद इसमें मॉन्ट्रियल में अमेंडमेंट किया गया, एक और सब्सटेंस को हटाया गया। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसने क्या किया, देखो CTBT है ना, रसिया पहले इसको क्या किया था, रेटिफाई किया था, बट अभी बोला कि मतलब ये रिवोक कर सकता है। ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, मतलब चाहे मिलिट्री या पीसफुल, मतलब टेस्ट ही नहीं करना है। इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1996 में अडॉप्ट किया। 18 कंट्री रेटिफाई करना बाकी है, 8 टू रेटिफाई। रसिया रेटिफाई किया था, और US, ठीक है, USA भी अभी नहीं किया है, और इसीलिए ट्रीटी अभी तक फोर्स में नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई, जिन देशों के पास न्यूक्लियर बम है उन्होंने रेटिफाई नहीं किया। इवन इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ये सब रेटिफाई नहीं किया। तो अभी हुआ क्या है, रसिया विड्रॉ फ्रॉम द रेटिफिकेशन ऑफ द CTBT टू ब्रिंग इटसेल्फ इन लाइन विथ USA, बोले ये भी अब रेटिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को रोकता है, इवन मिलिट्री पर्पस या पीसफुल पर्पस। 8 देश तो अभी तक रेटिफाई नहीं किया, US भी नहीं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ईरान, इजिप्ट। 8वां दुबई एयर शो 2023 हुआ, इसका नाम 2023 की बात करते हैं, हुआ कहाँ पे, दुबई वर्ल्ड सेंट्रल। द फ्यूचर ऑफ एरोस्पेस इंडस्ट्री की बात है, ऑब्जेक्टिव वही ट्रेंड लेटेस्ट सामान से दिखाया जाएगा। देखो, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए हैं पास्ट 2 वीक्स में ड्यू टू फाइटिंग इन नदन म्यांमार में, लगभग 50 से 8। तो यहाँ पे रोल आ जाता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। अभी वहाँ का जो लीडर है ना, मिलिट्री आर्मी है, जनरल मिंग ओंग ह्वांग। ठीक है ना, उसके बाद याद रख लेना, ये सब याद नहीं रख लेना है। जो रिबेल ग्रुप कौन कौन है, कौन कौन ग्रुप है जहाँ पे लड़ाई चली, एक है अराकान आर्मी, एक म्यांमार का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी है, उसके बाद तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी है। ठीक है, आगे
इन तीनों ने ये हैव जॉइंट फोर्सेस टू एस्टैब्लिश द थ्री ब्रदरहुड अलायंस बना है इन तीनों ने। अब याद रखना है सेकेंड ग्लोबल मीडिया कांग्रेस है, ये कहाँ पे हुआ? आबू धाबी में हुआ। जैबियर मिलेई, इनको नया प्रेसिडेंट चुना गया अर्जेंटीना के, इन्होंने मासा को हराया। देखो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट सिंगल साइट, एक साइट में इतना बड़ा पावर प्लांट, ये कितना है पता है? 2 गीगावाट का है, बाप रे। और ये अबू धाबी शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। अल दरफा सोलर फोटोवोल्टाइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट है। कमीशन टू फोस्टर सोशल कनेक्शन, ध्यान देना सोशल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, ये किसने लॉन्च किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। कि ये जो लोनलीनेस होता है ना उसको, इससे क्या होता है? हेल्थ थ्रेट आते हैं, सोशल कनेक्शन टूटता है, उस सब को प्रमोट करने के लिए मेनली याद रखना। सोशल कनेक्शन की बात कौन कर रहा है? WHO। वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइसबर्ग जिसका नाम है A23A, ठीक है ना, ये क्या किया है? इज ऑन मूव आफ्टर 30 ईयर, ठीक है नहीं, ये मूव कर रहा है। ये फॉर्मली किसका पार्ट था? अंटार्कटिका, ठीक है। और क्योंकि टूटा है, दूर हुआ इसका मतलब टूटा है, टूटा है इसका मतलब क्लाइमेट चेंज हुआ है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो आईमेक जिसको कॉरिडोर बना बोलते हैं। ये कौन कौन से देश को जोड़ता है? सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखो, देखो भारत, फिर UAE, सऊदी अरेबिया, इजराइल, और उसके बाद ये जोड़ेगा यूरोप को। तो ये, और इसको प्रेस किन्होंने किया था? US प्रेसिडेंट जो बाइडन ने, ठीक है ना। बट इसमें क्या हुआ है? अभी रोक लग गया है हमास के अटैक के बाद। इस वॉर ने इस रीजनल इंटीग्रेशन को काफ़ी धक्का पहुंचाया है। ये क्या कर रहा है? इंडियन पार्ट को, इंडियन ओशन वाला पार्ट को किससे जोड़ रहा है? ये यूरोप से जोड़ने की बात कर रही है। इसमें रेल कनेक्टिविटी होगी, शिपिंग लाइन होगा, हाई स्पीड डेटा केबल होगा, और एनर्जी पाइपलाइन होगी। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग, ठीक है ना। देखो जो गाजा है उसका सदर्न पार्ट है ना, उसके बाद इजिप्ट आता है, तो यहाँ पे जो बॉर्डर है, जो जगह का नाम है राफा, जो ऐसा आपने पोस्ट सुना होगा, ऑल आइज ऑन राफा, तो ये राफा यहाँ पे है। गाजा सिटी का सबसे सदर्न शहर है, और इजिप्ट और गाजा के बीच एकमात्र रास्ता है। ओनली पॉइंट नॉट कंट्रोल बाय इजिप्ट, देखो एकमात्र पार्ट है जो इजराइल के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। कि कोई इंसान अगर गाजा से जाना चाहता है किसी तरफ, तो हर साइड में उसको कौन मिलेगा? इजराइल, बट एक साइड में उसको इजिप्ट मिलेगा। शी यान सिंह, ठीक है। देखो Xi'an-6 ये चाइना का रिसर्च शिप है, ठीक है ना। तो इंडिया, और इसको डॉक कहाँ किया? कोलंबो ने, भारत ने इसको इस पे आपत्ति जताई। हरिकेन ओटिस कहाँ पे आया था? सदर्न मैक्सिको में आया था, याद रखना सदर्न मैक्सिको। देखो डेविड स्लिंग जिसको मैजिक वैंड भी बोलते हैं, देखो ये क्या करता है? ये ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। ये हमास के द्वारा जो रॉकेट छोड़ा जाता है ना उसको इंटरसेप्ट बोल कर लेता है। ये हाईली सोफिस्टिकेटेड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, याद रखना है एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। डेविड के स्लिंग पे आपको क्या मिलेगा? स्टर्नर मिलेगा और स्काई सेप्टर मिलेगा, ठीक है, स्काई सेप्टर मिलेगा। सबसे पहले याद रखिए आयरन डोम क्या करता है? शॉर्ट रेंज रॉकेट को रोकता है, और एरो किसको शूट करता है? लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को। और ये किसको करेगा? ये भी एयर डिफेंस है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये भी मिसाइल को रोकेगा। क्या नाम है उसका? मैजिक वैंड। देखो यारोस्लाव हुनका, ये एक्चुअली नाजी जर्मनी के पार्ट थे हिटलर के समय में, और इनको कनाडियन पार्लियामेंट में सबसे पहले तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला, उसके बाद इनको हीरो बोला गया। इसीलिए इजराइल इस बात पे खफा था, गुस्सा था, क्योंकि एक मर्डरर को क्या आप कर रहे हो? हीरो कह रहे हो, इसीलिए। केविन मैकार्थी, ठीक है ना, ये रिपब्लिकन है। बिकम द फर्स्ट एवर स्पीकर ऑफ यूनाइटेड स्टेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस से इनको निकाला गया। मतलब एकमात्र स्पीकर बने हैं जिनको इनके पोस्ट से समय से पहले निकाल दिया गया। पैट्रिक टी मैकहेनरी, ये भी रिपब्लिकन है, नॉर्थ कैरोलिना से, इनको एक्टिंग स्पीकर बनाया गया है। नागोर्नो काराबाख, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बस याद रख लेना किन दो देशों के बीच है? ये अर्मेनिया और अजरबैजान के। यहाँ पे जो पॉपुलेशन रहती है ना, यहाँ पे जो पॉपुलेशन रहती है वो इथनिक, जो ये अर्मेनियन है,
और यहाँ पे जो मेन भाषा भी बोला जाता है अर्मेनिया और रसिया भाषा वगैरह सब बोला जाता है। तो ये मेन अर्मेनिया के पीपल रहते हैं, लेकिन ये ज़्यादा क्लोज किसके हैं, अजरबैजान के। तो दोनों के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है, बस ये याद रख लेना ये किन दो देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, अर्मेनिया और अजरबैजान का। अभी एक चाइना और फिलीपींस के बीच टसल हुआ है एक जगह के लिए। साउथ चाइना सी में एक है एस्केरबोरो सोल। चाइना क्लेम क्या करता है, चाइना एक्चुअली ये सोल सब खुद आर्टिफिशियल बनाता है और उसके बाद उसके चारों एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करता है, इसीलिए चाइना और फिलीपींस में वो इशू चल रहा है। 5 आई अलायंस, ये न्यूज में था जब निज्जर के डेथ के लिए कनाडा क्लेम कर रहा है भारत को बिना किसी सबूत के। तो 5 आई अलायंस कौन है, एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है, इसमें यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड आता है। लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इंडिया के आउटसाइड, ये कहाँ पे बन रहा है, यूनाइटेड स्टेट में न्यू जर्सी में। ये BAPS स्वामीनाथम अक्षरधाम टेम्पल है, ये भगवान स्वामी नारायण जी के लिए डिवोटेड है। और देखो अक्षरधाम जो है ना वो थर्ड ऐसा टेम्पल है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। पहला गुजरात में बना था 1992, सेकंड न्यू दिल्ली में बहुत फेमस अक्षरधाम टेम्पल। और ये नागरा स्टाइल में बनता है, 3 टाइप का स्टाइल होता है ना टेम्पल का। यूएसएस का गेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ये इजराइल पहुंच गया उसका सहायता करने के लिए। ये सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसका नाम नए किन के नाम पे पड़ा, यूएस प्रेसिडेंट गेराल्ड आर फोर्ड के नाम पे पड़ा। देखो एक ऑस्ट्रेलिया में एक रेफरेंडम पास हो रहा था, मतलब जनमत संग्रह। उसमें बस ये रेफरेंडम में दिया था कि जो ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो एव ओरिजिनल, जो वहाँ के आदिवासी ओरिजिनल आदिवासी है, क्या उनके वॉइस को रखा जाएगा आने वाले कानून में। मतलब अगर कोई कानून बना जाएगा, कोई भी कानून देश से रिलेटेड कोई भी कानून बनता है, तो इनका तो रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं पार्लियामेंट में, तो क्या इनके बात को रखा जाएगा कानून को बनाते वक्त, ध्यान में कानून को बनाते वक्त इनका बात ध्यान में रखा जाएगा। तो एक रेफरेंडम पास होना था बट वो रेफरेंडम फेल हो गया, लोग नहीं चाहते। मार्टी आहतिसारी ये फॉर्मर फिनलैंड के प्रेसिडेंट थे और नोबेल पीस प्राइज विनर थे। ठीक है, कि इनकी मृत्यु हो गई अल्जाइमर, जो ब्रेन से रिलेटेड डिजीज होते अल्जाइमर से। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में इन्होंने मदद की थी। अल अहली हॉस्पिटल, देखो पैलेस्टाइन का ब्लेम है कि इजराइल के एक मिसाइल ने इस हॉस्पिटल पे भी स्ट्राइक किया जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्या है, रसिया और नॉर्थ कोरिया के बीच एक डील हुआ है। ये डील क्या है, एक इमीडिएट मिलिट्री असिस्टेंस। दोनों देशों में कोई भी देखो दोनों ये उस टाइप, ये नाटो टाइप का एग्रीमेंट कर लिया है कि दोनों में से किसी को जरूरत होगी ना हम आएंगे। अब एक नया एंटी डेमोक्रेटिक अलायंस बन गया किस किस के बीच, रसिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना और ईरान। इन सारे देशों में डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब एक किंग टाइप का सिस्टम ही समझ सकते हो आप। तो नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारे कंटेनर कहाँ भेजे, रसिया में भेजे। व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है, देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच ने, ये दोनों ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इजराइल को एक्यूज किया है कि आप व्हाइट फॉस्फोरस यूज कर रहे हो गाजा में और लेबनान में, क्योंकि ये वायलेशन है किसका, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का। बट ये ब्लैंकेट बैन के अंदर नहीं आता है। अब ये व्हाइट फॉस्फोरस क्या करता है, इसमें आग लग जाता है, बहुत जल्दी आग लग जाता है। देखो फॉस्फोराइड, देखो इट इज ए फॉस्फोरिक डेट इग्नाइट व्हेन एक्सपोज टू ऑक्सीजन, जैसे इसके प्रेजेंस में आता है ना तो इसमें आग लग जाता है। बहुत स्मोक वाला, मतलब आप बोल सकते हो ना 815 डिग्री सेल्सियस का हीट जनरेट करता है और बहुत क्विकली, इवन 5 मिनट में ही आग लग जाता है जब एयर्स के कांटेक्ट में आता है। उसके अलावा ये डिस्टिंक्ट गार्लिक जो लाइक ऑर्डर देता है, ठीक है ना, लहसुन टाइप का, इसका यूज किया जाता है, मिलिट्री यूज करता है स्मोक स्क्रीन के रूप में ट्रूप मूवमेंट को हाइड करने के लिए। सर माइकल गैम्बॉन ये हैरी पॉटर के एक्टर हैं, उनकी मृत्यु हो गई। ये जो हैरी पॉटर का 8 फिल्म है उसमें से 6 में इन्होंने काम किया। एक वल्कन 2020 प्रोजेक्ट है यूके का, ये मोस्ट पावरफुल लेजर है जिसका नाम रखा है वल्कन 2022। ये ऐसा बोला है कि सन से भी मिलियन बिलियन टाइम्स ज़्यादा ब्राइट है।
12वां इंडिया मंगोलिया का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का मीटिंग हुआ, 12वां, याद रखिएगा, ये मंगोलिया में हुआ। ऑब्वियसली डिफेंस वगैरह पे बात करेंगे। चलिए, 6 इंडिया जापान ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का मीटिंग हुआ। तो देखो इसमें क्या बात हुआ वो सब ज़्यादा पूछा नहीं जाता। 46वां अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, ये कहाँ पे हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया ने होस्ट किया, अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग इंडिया ने होस्ट किया, और 46वां मीटिंग था। एंड 26वां कमिटी ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये कहाँ पे हुआ, कोच्चि केरला में। दोनों यहीं पे हुआ। थीम क्या है, वसुदैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अब देखो ये दोनों ये समझे। और ऑब्वियसली ये जो बात करेंगे, जो अंटार्कटिका जो भी फेस करता है, जो प्रॉब्लम फेस करता है, लेकिन फोकस ऑन वाइड रेंज ऑफ चैलेंजेस एंड कंट्रीब्यूटेड टू द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल जो है अंटार्कटिका से रिलेटेड। और ये दो चीज़ है, क्या क्या है, एक अंटार्कटिक ट्रीटी ऑफ कंसल्टेटिव मीटिंग, ये 46वां हुआ। उसके अलावा कमिटी ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 26वां हुआ। इसको होस्ट किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। उसके अलावा यहाँ पे सपोर्ट, एक तो अंटार्कटिक ट्रीटी सेक्रेटेरिएट ने सपोर्ट किया, एक और ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया। एक तो देखो होस्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट चाहिए होता ना, एक अंटार्कटिक ट्रीटी सेक्रेटेरिएट सपोर्ट किया और एक हमारी अपने ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया। साथ में एक कस्टमाइज माई स्टैम्प, मतलब जो फीचरिंग द लोगो ऑफ दिस, ये रिलीज किया गया इंडिया पोस्ट के साथ मिलके। अंटार्कटिक जो ट्रीटी है ना, उसको साइन किया गया था 1959 में, और इन 1961 में फोर्स में आया। इस ट्रीटी के अंदर द एनुअल ATCM ब्रिंग्स टुगेदर कंसल्टेटिव पार्टीज टू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट इशू, ऑब्वियसली यही बात करेंगे। इंडिया कतर का ज्वाइंट टास्क फोर्स है। द इंडिया, ये एक्चुअली इनागुरल है पहली बार। ये कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में। ऑब्वियसली बायलैटरल रिलेशनशिप पे फोकस करने की बात करते हैं। 77वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ये कहाँ पे हुआ, जेनेवा में हुआ, स्विट्जरलैंड। और भारत की तरफ से कौन कौन पहुंचे थे, अपूर्व चंडेला जी, ये यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी है। अब इसका थीम क्या था, AI वन फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। सिंपल, अंडर द थीम इंडिया ने लॉन्च किया इंडिया लॉन्च द आयुष्मान भारत मीनिंग लिव लॉन्ग इंडिया टू प्रमोट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात। तो अपनी भारत अपनी बात बताएगा ना कि हम ये किए हुए हैं, मतलब ये भारत बताएगा तो एग्जाम्पल सेट करेगा कि आप भी करिए बाकी देशों को। पहला ग्लोबल ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब देखो किसने इसको अप्रूव किया है, UN इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एजेंसी जो है उसने अप्रूव किया है वर्ल्ड ग्लोबल ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जेनेटिक रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेटेड, ठीक है। मेंबर स्टेट ऑफ वीपो, इसने क्या किया, अप्रूव किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए नया ट्रीटी। ये थोड़ा सा है, ठीक है, ये ज़्यादा आप याद नहीं रखना। अब किंग्स देखो, अभी तक जो अंग्रेज के नोट पे आती थी ये इनका चेहरा आता था, क्वीन एलिजाबेथ का। अब किनका आने लगेगा, चार्ल्स III का, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि पीपल कैन एक्सचेंज देयर ओल्ड नोट्स फॉर न्यू नोट्स, ये 30 जून तक, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो पुराना वाला नोट, ये इनके पास ये सब नोट होता है, पुराना वाला नोट का लीगल टेंडर खत्म नहीं करवाएगा, ये सब याद नहीं रखना है। राजशाही कोलकाता क्रॉस बॉर्डर ट्रेन है, राजशाही, इसको 77 साल बाद रिज्यूम किया गया। ये बिटवीन बांग्लादेश और भारत है, तो आपसे याद रखिएगा राजशाही कोलकाता। ये चौथा इंटरनेशनल ट्रेन है बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश। जिसके अलावा कौन कौन है, कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस, कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस, और एक है न्यू जलपाईगुड़ी ढाका मिथिली एक्सप्रेस। इस्लामिक रिवॉल्यूशन, देखो कनाडा ने क्या किया, जो ईरान का जो ग्रुप है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी का गार्ड कॉप्स, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे चुके हैं, दे दिए हैं। USA ने पहले ही ये दर्जा दे चुका है। अर्मेनिया बना है लेटेस्ट नेशन जो पैलेस्टीन को अब एक स्टेट का दर्जा, मतलब एक देश का दर्जा देगा। अभी कुछ महीने स्लोवानिया, स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने दिया था। ताजिकिस्तान के गवर्नमेंट ने हिजाब को बैन कर दिया है, ठीक है ना। ये बोलते हैं हिजाब एक फॉरेन एलिमेंट है, इसको बैन किया जाएगा।
यूएनजीसी में नए नॉन परमानेंट मेंबर चुने गए हैं। कौन कौन इस 2 साल के लिए चुने हैं? कौन कौन चुने गए हैं? पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा। अपूलिया फूड सिस्टम इनिशिएटिव, इसको अप्रूव किया गया है G7 की मीटिंग में। अपूलिया फूड सिस्टम इनिशिएटिव, देखो ये बहुत सारे ऐसे फूड सिस्टम, मतलब ये क्या करते हैं, देखो बहुत जगह आपको पता है फूड क्राइसिस आ चुका है, इवन बहुत सारे आप अफ्रीकन देश में, तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चरल बैरियर है फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो उन सब को दूर किया जाएगा। और इनका फोकस क्या होगा कि फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, अभी भी करते हैं और भी किया जाए। एक कलेक्टिव, देखो आपको पता है जो नाटो के खिलाफ एक ग्रुप बना था रसिया लेड, क्या नाम था उसका? CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आर्मेनिया उससे अब बाहर आ चुका है, ठीक है ना। आर्मेनिया के कैपिटल क्या है? एरेबन, ठीक है ना। इसने अनाउंस किया कि हम इससे बाहर आ जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है? देखो इसने 2 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया, एक है सरगेई शोगू और एक है वेलेरी। ये दोनों क्या है? ये रशियन के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है ना। और ये जो देखो ये है जो रशिया के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, और ये क्या है? जनरल है, रशिया के जनरल गेरासिमोव। क्योंकि इनको ऐसा बोला जाता है कि यूक्रेन पे जो अटैक करवाया ना इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सिविलियन को टारगेट किया, सिविलियन ऑब्जेक्ट को टारगेट किया, इसलिए ICC का की तरफ से अरेस्ट वारंट आया है। देखो रसिया एक्चुअली ICC का मेंबर ही नहीं है। वारो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, ठीक है ना। तो इंडिया, US, जापान, साउथ कोरिया और EU ने लॉन्च किया है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। क्यों अलायंस बनाया? ताकि रेजिलियंट सप्लाई चेन बनाया जा सके बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। और ये एक्चुअली इनागुरल मीटिंग कहाँ पे हुआ? सैंट डियागो कैलिफोर्निया में, याद रखना। ड्यूरिंग द बायो इंटरनेशनल कॉन्वेंशन जो हुआ था ना, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बायो फार्मास्यूटिकल एग्जीबिशन वहाँ पे। स्पेन ने ज्वाइन किया है गाजा जेनोसाइड केस को। साउथ अफ्रीका, याद रखना, ये साउथ अफ्रीका ने एक्चुअली केस किया था गाजा में जो जेनोसाइड हुआ था, वो उसके खिलाफ कहाँ पे? इजराइल के खिलाफ, कहाँ पे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो स्पेन ने साउथ अफ्रीका का साथ दिया है कि चलिए आप केस करो, हम आपके साथ हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2025 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये साल डिक्लेयर किया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 मेंबर है, ठीक है ना। मतलब यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर है, और इन्होंने देखो 193 मेंबर असेंबली पास्ड रिजोल्यूशन को को स्पॉन्सर किन्होंने किया था? घाना और 6 और देश ने। और यूनेस्को ने UNGO को बोला था कि सर आप डिक्लेयर कर दीजिए 2025 को, और UNGO ने मान लिया। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, क्यों? क्योंकि वो चिल्ड्रन को हार्म करता है। गोल्डन वीजा जो सिस्टम है वो पुर्तगाल टू यूज गोल्डन वीजा स्कीम टू हेल्प माइग्रेंट को हेल्प करने के लिए कि आप टू बिल्ड अफोर्डेबल होम्स, ठीक है। सिंपल पूछा, कौन से देश ने अभी गोल्डन वीजा सिस्टम लाया है? ये पुर्तगाल ने। ये चाहते हैं कि जो वेल्दी माइग्रेंट है उनको रहने के लिए घर मिले, ये सब बात के लिए। लैंडस्लाइड कहाँ पे आया? पापुआ न्यू गिनिया में आया है, ठीक है ना। बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हुआ, इंडिया भी सपोर्ट करने के लिए गया है, एक फंड डिसाइड किया कितना हम देंगे। कोलंबिया मूव टू बैन, कोलंबिया क्या कर रहा है? कोलंबिया के लॉ मेकर मान रहे हैं कि वोटेड टू बैन बुल फाइटिंग को 2027 से बैन कर देंगे। गेमिंग वीजा, दुबई ने लॉन्च किया है गेमिंग वीजा फॉर ग्लोबल इंडस्ट्री लीडरशिप, ठीक है। दुबई जो गेमिंग वीजा हुआ जस्ट मेड अवेलेबल एज ए पार्ट ऑफ दुबई प्रोग्राम फॉर गेमिंग 2033, याद रखना, विद द गोल ऑफ मेकिंग दुबई ए मेजर प्लेयर इन द वर्ल्ड गेमिंग मार्केट। तो गेमिंग वीजा किसने लॉन्च किया? दुबई ने। न्यूजीलैंड का जो वीजा रूल्स है ना, न्यू वीजा रूल मैंडेट इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्रॉम 2024। 1 पर्सन 1 फाइल, ये चाइना ने किया सर्वेलेंस वगैरह के लिए। गोल्डन कृष्णा, ठीक है ना। गोल्डन कृष्णा एग्जीबिशन कहाँ पे हुआ? दुबई में हुआ। कृष्ण कन्हाई अनवील, ठीक है। और जो इंडियन आर्टिस्ट है कृष्ण कन्हाई अनवील द लेटेस्ट कलेक्शन द गोल्डन कृष्णा इन द ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी, कहाँ पे हुआ था ये देख सकते हैं।
देखो म्यांमार का जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उसने चाइना वैग डैम प्रोजेक्ट को रिव्यू किया है, याद रखिए चाइना पैसा दे रही है। और भारत के साथ जो एक सितवे एग्रीमेंट है, एक तो आपको पता ही है भारत और म्यांमार का एक कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। इसमें कई चीज़ है, इसमें 4 स्टेज है, याद रखिए। सबसे पहले कोलकाता से सितवे जाएगा बे ऑफ बंगाल के थ्रू, सितवे से पलेटवा जाएगा ये रिवर कालादान के थ्रू, पलेटवा से इंडिया जाएगा म्यांमार बॉर्डर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर टू लंगेतलाई इन मिजोरम। तो चार चार इसमें सिंपल समझो ना, भारत के वेस्ट बंगाल को भारत के नॉर्थ ईस्ट से जोड़ना है, बट वो सही आसान रास्ता के लिए किससे जोड़ना है, म्यांमार से होके। जिम्बाब्वे अपना नया और गोल्ड, ध्यान देना कोई किससे बैक की करेंसी है, गोल्ड बैक करेंसी जिसका नाम है जिग। अंतारा क्या है, अर्थरा, अर्थरा सेलिब्रेट इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी, कहाँ पे शोकेस किया गया, दुबई में, ये आर्ट एग्जीबिशन है। ब्लू रेसिडेंसी वीजा ये भी कौन दे रहा है, यूएई दे रहा है 10 साल का, जिसने एक्सेप्शनल काम किया एनवायरनमेंट मैराइन लैंड के लिए उनको मिलेगा। देखो नाइजीरिया के मिलिट्री ने बहुत सारे पीपल को बोको हराम के चंगुल से बाहर निकाला है। देखो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से बोको हराम एक नाइजीरियन जिहादिस्ट ग्रुप है जो 2009 में बना था। बहुत सारे लोगों को अभी तक बोको हराम के अटैक एंड वायलेंस के दौरान मार दिया गया है। इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट होम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, पहली बार कोई इम्पीचमेंट मोशन होम मिनिस्टर जो अमेरिका का है उसके द्वारा उसके खिलाफ लाया गया। मेयर कास ये फर्स्ट सिटिंग होम मिनिस्टर है अमेरिका पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जा रहा है उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। चलिए फ्रेडरिक एक्स, ये क्राउन प्रिंस जो फ्रेडरिक एक्स है ये डेनमार्क के अगले किंग बनेंगे, ठीक है, याद रख सकते हो। करेंट प्राइम मिनिस्टर जो डेनमार्क है वो उनका नाम है मेटे फ्रेडरिकेन। जिम्बाब्वे में ड्रॉट आया है, याद रखिएगा, इसीलिए वहाँ पे स्टेट ऑफ डिजास्टर डिक्लेयर किया गया है ड्यू टू ड्रॉट, अनलिनो के कारण वहाँ ड्रॉट आया है। लिथियम ब्लॉक आपको पता है साउथ अमेरिका में 3 है, ABC है, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। तो इंडिया ने 200 करोड़ रुपया पंप किया है अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉक के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल है एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन है काबिल और एक ऑर्गेनाइजेशन है अर्जेंटीना, उनका ही कोई एग्रीमेंट है। तो अर्जेंटीना लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है तो हमने देख ही लिया। इन तीनों देशों में ही टोटल लिथियम का 75% मिलता है। इंडिया अभी तक इंडिया क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। FATF ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यूएई, युगांडा, बारबाडोस और जिब्राल्टर को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया, बट केनिया और नामीबिया को डाल दिया है। मरियम नवाज पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है पाकिस्तान की, किस प्रोविंस की, पंजाब प्रोविंस की, ठीक है। ये एक्चुअली नवाज शरीफ की बेटी है, याद रखिएगा, ये पंजाब की बनी है, पंजाब प्रोविंस की। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, भारत ने इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये चारों डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड कंट्री है। इन चारों में कौन कौन से देश आते हैं समझिए। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंचेनस्टाइन आते हैं, ठीक है। भारत का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर स्विट्जरलैंड है, उसके बाद कौन है, नॉर्वे। ये एक रीजनल ग्रुप है, समझिए। अब क्या हुआ, इंडिया साइन किया एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ 4 डेवलप्ड नेशन। पहली बार हुआ है कि चारों के चारों हाईली डेवलप्ड नेशन है, उसके साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। BR अम्बेडकर जी का स्टैचू बन रहा है भारत के बाहर, डिजाइन किए थे राम सुतार, नाम है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, और ये वाशिंगटन DC में बन रहा है। ह्यूमैनिटेरियन एड टू क्यूबा, इंडिया ने सेंड किया है अपना ह्यूमैनिटेरियन एड क्यूबा में। वहाँ पे 90 टन हम क्या भेजे, मेडिसिन, ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ पे बहुत एसेंशियल कमोडिटीज, फूड आइटम, मेडिसिन की कमी है। उसके अलावा इंडिया ने, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी में आपको पता है वो लैंडस्लाइड आया था, तो भारत ने 19 टन रिलीफ मटेरियल भेजे। उसके बाद
पीएम मोदी का फर्स्ट फॉरेन टूर फॉर हिज थर्ड टाइम, पीएम मोदी का पहला फॉरेन टूर कहाँ, इटली गए थे, किसके लिए, G7 समिट के लिए गए थे, याद रखना। ये कहाँ पे, इटली के अपूलिया प्रोविंस में हुआ था। G7 7 मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमिक्स का ग्रुप है जिसमें कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और जापान आता है। पहले G8 हुआ करता था, उसमें रसिया हुआ करता था, बट 2014 में रसिया ने क्रीमिया को हथियाया, इसके बाद रसिया को निकाल दिया गया। ह्यूज मुरल्स इन वियना में, ह्यूज जो मुरल पेंटिंग होती है ना, जो 50 मीटर ऊंचा और लगभग 20 मीटर चौड़ा, ये कहाँ पे बनाया गया, एक टावर पे बनाया लगाया गया है, वियना इंटरनेशनल सेंटर जो कि ऑस्ट्रिया में, वहाँ पे, ठीक है। लार्जेस्ट मुरल वियना में है, याद रखिएगा। ये किसके द्वारा, बहुत सारे ऑस्ट्रियन जो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट आर्टिस्ट है ना, फिंटन मैगी, उनके द्वारा बनाया गया। यहाँ ऑस्ट्रियन होगा, एक बार देख लेंगे इसको। वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट करीवा पावर प्लांट, ये जापान में फिर से रीस्टार्ट हुआ क्योंकि इस पर बैन लग गया था, ठीक है, बैन को अब हटा दिया गया है। हेक्सा फ्लाइट सिंगल सीटर है, हेक्सा, ठीक है। और फर्स्ट फ्लाइट ऑफ फ्लाइंग कार्स, याद रखना इसका क्या टाइटल है, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ फ्लाइंग कार्स इन टोक्यो में, कैपिटल ऑफ जापान में। यह देखिए, फ्लाइट ऑपरेटर कंट्रोलिंग दिस फ्लाइंग कार ड्यूरिंग फ्लाइट में वो कंट्रोल करेंगे। हेक्सा जो कि डेवलप किया गया है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, लिफ्ट एयरक्राफ्ट के द्वारा। इंडिया ने लॉन्च किया है यूपीआई, कहाँ पे, फ्रांस में। ये पहला यूरोपियन कंट्री बना है जहाँ पे हमने अपना यूपीआई लॉन्च किया। और मोदी जी पार्टिसिपेट भी किए थे, 2 G7, हर G7 में करते हैं, याद रखिए। ये तो हो ही गया, ठीक है। यूपीआई के बारे में हम पता है, एनपीएसीआई ने बनाया था। यूथनेसिया, फ्रांस ने इवन लीगलाइज कर दिया। देखो आपको पता है वो एबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी फ्रांस ने दिया था, इसने यूथनेसिया को लीगलाइज किया है। यूथनेसिया का मतलब होता है कि अगर बिल्कुल खतरनाक सिचुएशन में कोई वहाँ से जिंदा आने की का आने का होने का कोई मतलब उससे ठीक होने का कोई चांसेस नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसको मदद करो मरने में। इसको यूथनेसिया ने, इसको फ्रांस ने इसको लीगलाइज किया है। यूएन सिस्टम वाइड जेंडर यूएन सिस्टम वाइड जेंडर इक्वालिटी एक्सेलरेशन प्लान, ठीक है ना, इससे वुमेन को एम्पावरमेंट मिलेगी। ये किस दिन लॉन्च किया गया, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन। देखो, छठवां रीजनल डायलॉग ऑफ ऑफिशियल ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑन अफगानिस्तान, ये मीटिंग कहाँ पे हुआ, बिश्केक किर्गिस्तान में। ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है ना, इंडियंस को हैती, शेख हसीना वादी ने रिजाइन किया, ये तो आपको पता है। और ये सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रही थी। जो भी इमीडिएट कारण है ना, 30% कोटा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला था उससे रिलेटेड है। बांग्लादेश के आर्मी जनरल है जनरल वकर उल जमान, इन्होंने कंट्रोल किया है। 17 मेंबर का इंटरिम गवर्नमेंट बना है जिसमें मोहम्मद यूनुस क्या बने, चीफ एडवाइजर बने। मोहम्मद यूनुस ने क्या किया था, ग्रामीण बैंक का फाउंडेशन स्टोन रखा था 1983 में, और नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था 2006 में। देखो अभी जो प्रीवियस जो गवर्नमेंट थे, प्रीवियस टू प्रीवियस 2 बार पहले, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और फॉर्मर पीएम बेगम खालिदा जिया, ठीक है ना, इनको रिलीज कर दिया गया हाउस अरेस्ट से। किनके द्वारा, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू के द्वारा। जो अभी प्रेसिडेंट किनको बनाया गया है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। उसका चीफ जस्टिस ने रिजाइन कर दिया है, जो उनका चीफ जस्टिस था उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि स्टूडेंट प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बन गया था। सैयद रफत अहमद को बनाया गया 25वां चीफ जस्टिस। इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन है कि 1971 में बांग्लादेश को हमने इंडिपेंडेंस कराया, पहला देश बना था भारत जिसने रिकॉग्नाइज किया एज ए कंट्री। इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर लगभग 4 सबसे लंबा है, और उसमें भी वेस्ट बंगाल के साथ सबसे लंबा बॉर्डर है, उसके बाद त्रिपुरा के साथ है, उसके बाद मेघालय के साथ है, फिर मिजोरम, फिर आसाम के साथ है। सेंट मार्टिन आइलैंड है, ये वहाँ पे ही है, बांग्लादेश में ही है। यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हमारा पूरा कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस एंड टेक, और उसके बाद एक वीडियो में इकोनॉमिक। पहले ये जो मेजर चंक है ना, जो बड़ा बड़ा चैप्टर है, उसको पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है।
और एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर आपको क्राउन जीके आपको पूरा वीडियो सीरीज चाहिए, और एक और चीज़ घटनाचक, वो मैं भी घटनाचक जो पूर्वावलोकन है, अगर आपको वीडियोस देखने का मन है तो घटनाचक का ऑब्जेक्टिव हम वीडियो के थ्रू कर रहे हैं, तो वो आप, और जो, क्योंकि इसको पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो लग जाएगा ना, क्या कहते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाता है। तो इसको मैंने प्राइवेट किया है, आप लोग उससे ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत 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 मिनिमम फ़ी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।